मेरी और मेरी कट्टर दुश्मन की शादी की रात को उसका पर्सनल नौकर सीधे हमारे सुहागरात वाले कमरे में घुस आया। उसे पूरा भरोसा था कि वो औरत मेरी बीवी बनकर मेरे जैसे एक फालतू बिन चाहे खानदानी शादी के मोहरे के साथ कुछ नहीं करने वाली। पर भाई साहब, उसकी तब सिटी पिटी गुम हो गई जब उसने कमरे में घुसते ही देखा कि वो घमंडी औरत बड़े आराम से मेरी छाती पर सिर रखकर घोड़े बेचकर सो रही है। तभी अचानक से कमरे की चारों लाइटें भग से जल उठी। मैं तो अभी गहरी नींद के मजे ले ही रहा था कि एक नन्हे से कोमल हाथ ने लपकर मेरी आंखें ढक ली। उसने गुस्से में पूछा कि किसने कहा था तुझे अंदर आने को? नौकर ने डरते हुए कहा कि वो बड़ी मालकिन ने भेजा है। तो मेरी बीवी चिल्लाई कि चल निकल यहाँ से, दफा हो जा। इस पर नौकर बोला कि अरे ओ मेरी नखरेबाज मालकिन, आप बड़ी मालकिन का हुक्म टालने की जुर्रत कर रही हैं क्या? मेरी बीवी ने फुसफुसाते हुए कहा कि मेरे पतिदेव की नींद खराब कर दी इसने, और ऐसा बोलकर वो सीधे फिर से मेरे बगल में आकर दुबक गई। उधर सुन मुझो का चेहरा तो जलन के मारे ऐसा सड़ा जैसे किसी ने नींबू निचोड़ दिया हो। वो बोला कि मालकिन, बड़ी मालकिन ने मुझे बेडशीट बदलने के लिए भेजा है। उसकी वो ककैटू जैसी कौवे वाली आवाज सुनकर मेरी नींद में खलल पड़ा। मैंने करवट ली तो मेरा हाथ किसी बहुत ही मखमली और कोमल शरीर से जा टकराया। मैंने झटके से आंखें खोल दी। भाई साहब, दिमाग एकदम सन्नाटे में आ गया। मैं कौन हूँ? मैं कहाँ हूँ? और ये मेरे बगल में सो रही औरत आखिर कौन है? वो बेचारी लाचार सी होकर बेड पर उठकर बैठ गई और बोली कि आई एम सॉरी, घर के नौकरों को तमीज नहीं है, तुम्हारी नींद हराम कर दी। पट्टी की आवाज कसम से इतनी मीठी थी कि क्या बताऊं। मुझे लगा जैसे मेरा थर्मामीटर फट जाएगा। मुझे बुखार चढ़ रहा है। पर रुको जरा, कल रात की यादें एकाएक दिमाग में गदर मचाने लगी। मेरे खड़ूस बाप ने मुझे जबरदस्ती ठूस ठूस कर दारू पिलाई थी, और उसके बाद कुछ लोग मुझे टांग कर ले गए थे। के बाद की कहानी बस एक औरत पर आकर रुक गई, और फिर मेरा पूरा सिस्टम ही हैंग हो गया, यानी याददाश्त गुल हो गई। उधर नौकर बुदबुदाया कि ये तो एक दो कौड़ी का छोटा मोटा मोहरा है, ये खा कोई तूफान लाएगा। फिर उसने कहा कि मालकिन, बड़ी मालकिन ने जो बात कही थी वो अभी पूरी नहीं हुई। मेरी बीवी बोली कि क्यों, तुझे क्या लगता है कि हम दोनों के बीच कल रात कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई? तुझे लग रहा है कि हम बस अपनी अपनी चादर तान कर सो रहे थे? अगले ही पल वो सीधे बेड से खड़ी हो गई और बोली कि अब कुछ और कहना बाकी है। यहाँ जितने लोग हैं सब समझदार हैं। बेड के उस नजारे को देखते ही सन मुझो का तो पूरा कलेजा ही फट गया। वो एकदम सदमे में आ गया और बोला कि ना, ये नहीं हो सकता, कतई नहीं हो सकता। मालकिन तो पूरे इलाके में बर्फ की अप्सरा के नाम से मशहूर है। वो खुद किसी के गले कैसे लग सकती हैं, और वो भी इस ऐरे गहरे नथु खैरे मर्द के। इस पर मेरी बीवी गर्जी कि अगर तसल्ली से देख लिया हो तो दफा हो यहाँ से। मेरा घर कोई मुफ्तखोरों का आश्रम नहीं है। कमरे में आखिरकार थोड़ी शांति हुई। मैं अपने भन्नाते हुए सिर को सहला रहा था, और वो औरत बगल में बैठी थी। वो मुस्कुराते हुए तिरछी नजरों से मुझे ताक रही थी और बोली कि क्या हुआ, कल रात जो भी गुल खिले सब भूल गए क्या? मैंने 2 मिनट गहरा सोचा और हकीकत को कबूल किया कि वो मैं तुम्हारी पूरी जिम्मेदारी लूंगा। मेरी इस नर्वस और दबी हुई आवाज को सुनकर उसका मूड एकदम चकाचक हो गया। उस औरत ने मेरा हाथ खींचा और मुझे वापस बेड पर सुला दिया, पर मैंने बिना भनक लगे थोड़ा दूर खिसकने की कोशिश की। उसने मेरी ये चालाकी पकड़ ली और एक आतिलाना मजे लेने वाली मुस्कान के साथ सीधे मेरे मुंह के पास आ गई और बोली कि अच्छा बाबू, तुम मेरी जिम्मेदारी कैसे लोगे? भले ही तुम्हें चू परिवार वालों ने जबरदस्ती यहाँ भेजा है, पर जो हालात हैं उस हिसाब से क्या मुझे भी तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए? वो अपनी उंगली से अपनी ठुड्डी को टिक टिक करते हुए सोच रही थी। कसम से बड़ी कयामत और चुलबुली लग रही थी। फिर उसका चेहरा धीरे धीरे मेरे और करीब आने लगा और उसने कहा कि वैसे उस वक्त तुम्हें मुझे सीधे उठाकर खिड़की से बाहर फेंक देना चाहिए था ना? उसकी उस नशीली हंसी में कोई जादू था जिसने मेरा बचा कुचा दिमाग भी दही कर दिया। मैं पीछे हटने की कोशिश करने लगा, पर उस पगली को ये अंदाजा ही नहीं था कि वो खुद बेड के बिल्कुल कोने पर आ चुकी है और मेरा शरीर धड़ाम से पीछे की तरफ गिरने लगा। ऐन वक्त पर उसने हड़बड़ी में मेरा हाथ थाम लिया और उस खींचातानी के चक्कर में हम दोनों बेड के पास बिछे कालीन पर गुथम गुथा होकर गिर पड़े। दूरी इतनी कम थी कि हम दोनों की नाक आपस में टकराने ही वाली थी। मुझे लगा कि मेरा दिल अभी छाती फाड़कर बाहर आ जाएगा। मैं घबराकर दूर हटने की कोशिश कर रहा था, पर उसकी हंसती हुई आंखों को देखकर मेरे हाथ पैर फूल गए। कुछ सूझा ही नहीं। आखिरकार मैंने घुटने टेक दिए और उसे वैसे ही अपनी छाती पर लेटे रहने दिया। वो मेरी बाहों में लोटपोट होकर हंसने लगी। थोड़ी देर बाद वो खड़ी हुई और मेरा हाथ खींचकर मुझे उठाया और बोली कि ओए बुद्धू, कल रात मैंने कुछ नहीं किया। ये जो अभी नाटक देखा, ये तो मुझे पहले से पता था कि वो बुढ़िया यानी दादी मुझे अपने चंगुल में फंसाने की फिराक में है, इसलिए मैंने पहले से ही ये सीन सेट कर रखा था। उसने पूछा कि तुम सच में ये सोच बैठे थे कि हमारे बीच कुछ खिचड़ी पकी है? मैंने खिसियाकर अपना सिर खुजलाया और कहा कि आई एम सॉरी, मुझे लगा मामला कुछ और है। पर अंदर ही अंदर मेरे दिल को बड़ा सुकून मिला। मन में ठंडी सांस ली कि चलो भाई, बाल बाल बचे, अब कोई जिम्मेदारी नहीं उठानी पड़ेगी। तभी उसने पूछा कि या फिर बात ये है, तुम्हें लगता है कि हमारा ये अंदाज देकर बाहर वाले कुछ गलत समझ बैठेंगे? उसकी ये हरकतें किसी भी शरीफ आदमी का ईमान डगमगा देने के लिए काफी थी। फिर वो बोली कि तुम्हारे बाप ने मेरे साथ डील पक्की कर ली है, अब से तुम कुछ वक्त के लिए मेरे अंडर में रहोगे। ये सुनते ही मेरे पेट में चूहे कूदने लगे। मैंने जिंदगी में जितनी भी मार खाई, जितने भी आंसू पिए, सब सह लिए थे, पर आखिर में इन लोगों ने मुझे लाकर
इसी दलदल में पटक दिया। मेरा दिल पूरी तरह टूट चुका था, जिंदगी से भरोसा उठ गया था। उसने आगे कहा कि आगे की जिंदगी में मैं तुम्हारी ढाल बनूंगी और तुम्हें अपने पास रखूंगी, मेरे मर्द बनकर रहो। मैंने साफ मना कर दिया कि मुझे नहीं रहना, मैं बाहर जाकर मजदूरी कर लूंगा, भूखा सो जाऊंगा, पर मेरे भी कुछ उसूल हैं। मैं किसी के टुकड़ों पर पलकर सिर छुपाने की जगह नहीं ढूंढता। इस पर वो हंसकर बोली कि अरे ओ मजनू, क्या ख्याली पुलाव पका रहे हो? मैं तो बस तुम्हें मेरा नकली पति बनने को कह रही हूँ, ताकि घर की उस खूसट बुढ़िया को ठिकाने लगा सकूं। मैं वादा करती हूँ, जब तक तुम्हारी मर्जी नहीं होगी हमारे बीच लक्ष्मण रेखा पार नहीं होगी। मैंने पूछा कि क्या तुम सच कह रही हो? उसने कहा कि बिल्कुल, ये खानदानी मालकिन कभी झूठ नहीं बोलती। मैंने मौका देकर कहा कि अच्छा, अगर ऐसी बात है तो क्या तुम मेरे कॉलेज की फीस भर दोगी? ये सुनकर उसका तो चेहरा ही देखने लायक था। एकदम भौचकी रह गई और बोली कि कॉलेज की फीस? तुम अभी पढ़ाई कर रहे हो? मैंने कहा कि हाँ भाई, अभी अभी तो कॉलेज में नंबर आया है। उसने पूछा कि कौन सा कॉलेज और कौन सा सब्जेक्ट? मैंने एकदम सीना तानकर कॉलर ऊंची करते हुए कहा कि शीडा यूनिवर्सिटी का इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। गु लिंगशी को थोड़ा झटका लगा। उसने 2 सेकंड कुछ सोचा और कहा कि ठीक है, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई का जो भी रोना है मैं खुद बात करके सब सेट कर दूंगी। मेरा दिल तो बाग बाग हो गया, जान में जान आई। आखिरकार मैं कॉलेज जाकर अपनी पसंद की चीजें पढ़ पाऊंगा। मेरी पूरी उजड़ी हुई दुनिया को इस औरत ने पल भर में रोशन कर दिया था। इस मोड़ पर मैंने उसके खिलाफ अपनी सारी दीवारें गिरा दी। दिल के कोने कोने से सिर्फ दुआएं निकल रही थीं। मैंने उसे पूरी इज्जत के साथ जुबान दी कि मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगा, कसम से कोई रायता नहीं फैलाऊंगा। पर मेरी बात सुनकर गु लिंगशी ने अपना सिर हिला दिया और बोली कि अरे ना बाबा ना, मुझे तुम्हारा इतना सीधा साधा और आज्ञाकारी होना बिल्कुल नहीं जमेगा। जो ज्यादा सीधा होता है दुनिया उसे उतना ही रगड़ती है। मैंने हैरान होकर कहा कि आज्ञाकारी होने की जरूरत नहीं है, ज्यादा सीधे लोगों को लोग दबा देते हैं। पर मेरी दादी तो बचपन से कहती थी कि मैं शक्ल से ही मनहूस हूँ, अगर दूसरों का दिल जीतना है तो बिल्कुल भीगी बिल्ली बनकर रहना होगा। इस पर वो बोली कि मेरे मर्द को किसी के सामने भीगी बिल्ली बनने की कोई जरूरत नहीं है। याद रखना, अगली बार कोई आंख दिखाए तो अपने नुकीले दांत बाहर निकाल लेना। और हाँ, इस गु खानदान में उस सुन मुझो नाम के नौकर से जरा बचकर रहना। चलो अब नौटंकी बंद और आराम करो। गुड नाइट मेरे मिस्टर चू। मैं एकदम शरीफ बच्चे की तरह सीधा लेट गया, पर मेरे कान के निचले हिस्से एकदम तवे जैसे गर्म होने लगे। समझ नहीं आ रहा था कि ये उसके इतने पास होने की वजह से था या उसके मुंह से मिस्टर चू सुनने की वजह से। उसने कहा कि ज्यादा कुलबुलाओ मत, सीधे सो जाओ। मैंने धीमे से कहा कि पर तुमने ही तो अभी अभी कहा था कि मुझे तुम्हारी बात मानने की जरूरत नहीं है। चूचन की बात सुनकर गु लिंगशी ने बेबसी में ठंडी सांस ली और प्यार से मेरे बाल बिगाड़ दिए और बोली कि अभी अभी तो गुरु मंत्र सिखाया और पहला दांव मुझ पर ही आजमा दिया, बदमाश कहीं के। मैंने आंखें बंद कर ली और मान लिया कि आज की रात तो करवटें बदलते ही कटेगी। पर अगले ही पल मैं सीधे गहरी नींद की वादियों में खो गया। अगले दिन जब सूरज सिर पर आ गया तो मैं झटके से उठ बैठा। बेड पर बैठे बैठे कल रात की बातें याद आईं। कसम से बड़ा जादुई कांड था। मैं एक लड़की के साथ एक ही बेड शेयर करके सो गया और ऊपर से उसका नकली पति बनने का कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लिया। तभी वहाँ नौकर आया और तंज कसते हुए बोला कि अरे हुजूर, हाँ तो कुंभकर्ण के भी बाप निकले। जैसे ही उसने मेरा चेहरा देखा, उसकी आंखों की वो घटिया नफरत पल भर में भयानक जलन में बदल गई। मैं लपक कर बेड से उतरा और कहा कि गुड मॉर्निंग, मुझे जगाने के लिए शुक्रिया, आपको तकलीफ हुई। वो बोला कि मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। अब आप इस नामी गिरामी गु परिवार के दामाद बाबू जो ठहरे। मिस्टर चू, शादी के पहले दिन इस घर के रिवाज के मुताबिक नए दामाद को अपने हाथों से चिकन सूप परोसना पड़ता है। मैं मुंह हाथ धोकर किचन में गया। वहाँ खौलती हुई हांडी को देखा तो मुझे दाल में कुछ काला लगा। पूरे किचन में कपड़े का एक टुकड़ा तक नहीं था और हाथ बचाने वाले ग्लव्स की तो बात ही छोड़ो। नौकर चिल्लाया कि दामाद जी, अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो, उठाओ ना। मैंने कहा कि ये तो बहुत ज्यादा गर्म है, ऐसे नहीं उठेगा। वो अकड़ कर बोला कि अगर औकात नहीं है उठाने की तो इस घर से बोरिया बिस्तर समेटो और चलते बनो, यही यहाँ का दस्तूर है। मैं जैसे ही हाथ आगे बढ़ाने वाला था तभी मेरे कानों में गूंजा, ज्यादा सीधे बनोगे तो लोग कुचल देंगे। मैंने झटके से अपना सिर उठाया और कहा कि सूप परोसना नौकरों का काम है, ये तुम्हारी ड्यूटी है, तुम करो। वो गुस्सा होकर बोला कि तुम जैसे 2 कौड़ी के लखपति बाप के आवारा बेटे को क्या लगा कि इस बड़े खानदान में पैर रखते ही तुम शहंशाह बन जाओगे। इस साले ने तो मेरे पूरे खानदान की कुंडली निकाल रखी थी। मुझे गु लिंगशी के साथ नाटक जारी रखना था, इसलिए गुस्सा पी गया। मैं उसे ये नहीं बता सका था कि हमारे बीच कुछ नहीं हुआ है। मुझे चुप देखकर सुन मुझो को लगा कि मैं डर गया हूँ। उसका भौकाल और बढ़ गया और वो चीखा कि जाओ जल्दी सूप उठाओ। मेरा पुराना डरपोक मन फिर से घुटने टेकने ही वाला था कि तभी गु लिंगशी की वो अलसाई सी रोबीली आवाज फिर कानों में गूंजी कि मेरे मर्द को भीगी बिल्ली बनने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने साफ कह दिया कि मैं नहीं उठाऊंगा, अगर मेरा हाथ जल गया तो मालकिन आकर तुम्हारी खाल उधेड़ देंगी। मैंने जैसे ही खुद को ढीला छोड़ा, सुन मुझो ने लपक कर मेरी कलाई पकड़ ली। वो जबरदस्ती मुझे उस खौलते बर्तन को छूने के लिए घसीटने लगा। भाई साहब, अब तो लंका लग गई, मेरा हाथ कहाँ जलेगा। वो गुर्राया कि सिर्फ एक कठपुतली हो तुम, तुम्हें क्या लगा कि मालकिन ने तुम्हें कोई कोहिनूर हीरा समझ रखा है। उसकी बात खत्म ही हुई थी कि तभी उस चौड़े होकर आ रहे सुन मुझो का हाथ किन शुआंग ने बीच में ही दबोच लिया। का चेहरा पल भर में फपड़ गया। इसके बावजूद वो मुझे ऐसे देख रहा था मानो जिंदा चबा जाएगा। मैंने चिढ़कर अपनी भौहें सिकोड़ ली। गु लिंगशी ने आकर मुझसे पूछा कि अरे ओ चैन, तुम ठीक तो हो ना। मैंने जैसे ही ना में सिर हिलाया, उसकी आंखें सन मुझो पर अंगारे बरसाने लगी और वो चिल्लाई कि किन शुआंग ने बिना कोई भाव दिखाए उसका हाथ झटका। तब गु लिंगशी बोली कि मालकिन, इसे बड़ी मालकिन ने भेजा था, कह दो कि इसके हाथ पैर गंदे हैं, यानी ये चोर है, इसे वापस पैक करके भेज दो। किन शुआंग की आवाज में कोई उतार चढ़ाव नहीं था जब उसने कहा कि जी मालकिन, पर मेरे दिल में तो जैसे लड्डू फूट रहे
थे। वो नौकर से बोली कि मिस्टर सुन, चलिए रास्ता नापिए। सुन मुझो फटी आंखों से उसे देखने लगा और रोता पीटा जमीन पर ही ढह गया कि मैं वापस नहीं जाऊंगा। मैंने अपनी कमर पर सजे उसके हाथ को देखा। कसम से अंदर तक एक अजीब सा सुकून दौड़ गया। ऐसे 2 टके के लोग बस भौंकना जानते हैं। नौकर मन ही मन सोचने लगा कि मैंने कितनी पापड़ बेलकर उस बुढ़िया का भरोसा जीता था ताकि इस लड़की पर नजर रख सकूं। अगर मुझे यहाँ से दुकारा गया तो मेरा पूरा गेम ओवर हो जाएगा, मुझे लात मारकर बाहर निकाल दिया जाएगा। नहीं, मैं ये बर्बादी बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो गिड़गिड़ाया कि मालकिन, अगर आपने मुझे वापस भेजा तो बड़ी मालकिन मुझे इस खानदान से बेदखल कर देंगी। मेरी बीवी बोली कि मुझे पता है, पर इससे मेरा क्या लेना देना। ओह हाँ, वैसे तुमने अभी कुछ और भी कहा था ना कि मैं अपने चैन को कोई हीरा नहीं समझती। बाहर पूरी दुनिया में ये हल्ला था कि गू परिवार की बड़ी बेटी बचपन से ही सनकी, बदतमीज और अड़ियल है। वो अपनी मर्जी की मालिक है और उसके विदेश के किस्से तो और भी खूंखार थे। नौकर बोला कि मालकिन, मैं बड़ी मालकिन का वफादार हूँ, आपको मुझे निकालने का कोई हक नहीं है। पर मेरा शरीर अपने आप ही कांपने लगा। उसने मुझसे पूछा कि क्या तुम मुझसे डरते हो? मैं साफ साफ कुछ कह नहीं पा रहा था, पर मुझे उसके चारों तरफ से निकल रही खतरे की महक साफ महसूस हो रही थी। मुझे बचपन की एक बिल्ली याद आ गई। जब एक कुत्ते ने उस बिल्ली को दौड़ाया था तो मैंने डंडा उठाकर उस कुत्ते को भगाया था, पर उस दिन के बाद से वो बिल्ली मुझे देखते ही दुम दबाकर भाग जाती थी। बाद में वो बिल्ली उस खूसट बुढ़िया की चमची बन गई और शर्म हया बेचकर उसकी गोदी में म्याऊं म्याऊं करने लगी। उसने मेरा चेहरा गौर से देखा और सोचा कि लगता है तुम में भी नमकहराम होने के पूरे लक्षण हैं। पर मैं एक ही गलती दोबारा कभी नहीं दोहराती। मैंने उसकी तीखी नजरें महसूस की और सीधे गू लिंगशी की आंखों में झांका। मेरी आंखों में कोई खौफ या भीख नहीं थी, बस एक अजीब सा भोलापन और उलझन थी। उसका दिल अचानक जोर से धड़का और न जाने किस धुन में उसने अपने पंजों पर खड़े होकर मेरे गाल को धीरे से चूम लिया। गू लिंगशी का चेहरा शर्म के मारे टमाटर जैसा लाल हो गया। मुझे लगा कि ये अचानक टपका हुआ मर्द मेरी सोच से कहीं ज्यादा स्पेशल है। ये न सिर्फ मेरे गुस्से को पल भर में ठंडा कर देता है, बल्कि इसके साथ रहने से दिल को बड़ी राहत मिलती है। मुझे लगता है मुझे इससे सच्चा वाला प्यार होने लगा है। अगर ये भी वफादारी से मेरा साथ निभाने को तैयार हो तो मैं इस रिश्ते को 7 जन्मों तक संभाल कर रखूंगी। तभी गू लिंगशी के फोन पर मैंग जिया का वीडियो कॉल आया, जिसने पूछा कि ओए, आज रात तू आ रही है कि नहीं? मेरी छोटी बहन वापस आ गई है। अन्ना ने 1 नंबर ब्रांडेड दारू मंगवाई है। बोल रही है कि आज रात पार्टी मिस नहीं होनी चाहिए। उसने मैंग जिया को देखा, उसकी आंखें एकदम शांत थीं और उसने मना कर दिया कि नहीं आ रही। मैंग जिया हंसते हुए बोली कि तू तो सच में सुधर गई यार। गू लिंगशी ने हंसते हुए फोन काट दिया और अचानक मुझसे पूछा कि क्या तुम मुझसे डरते हो? मैंने अपना सिर झुका लिया। समझ नहीं आया कि क्या बोलूं। मैं जानता था कि वो मुझसे क्या सुनना चाहती है, फिर भी मेरे मुंह से निकल गया कि क्या सच बोलना जरूरी है? मेरी इस बात पर गू लिंगशी खिलखिलाकर हंस पड़ी और मेरा हाथ थाम कर बोली कि क्या हुआ? क्या तुम अब भी मुझसे झूठ बोलना चाहते हो? वो मन ही मन सोच रही थी कि मुझे सच में ये लड़का पसंद आने लगा था। इसे अपने पास रखना घाटे का सौदा नहीं था, पर बशर्ते ये उस धोखेबाज बिल्ली जैसा न निकले। मैंने कहा कि मैं डरता हूँ। उसने सोचा कि क्या मुझे इस बुद्धू को एक और मौका देना चाहिए। उसकी आंखों में एक अजीब सी ठंडी धुंध छा गई, लेकिन अगले ही पल मैंने पूरी ताकत से उसके नन्हे हाथ को कसकर थाम लिया और कहा कि पर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आगे से न डरूं। गू लिंगशी पल भर के लिए सन्न रह गई। मुझसे डरता है पर डर भगाने की कोशिश करेगा? ये भला कैसा अजीब जवाब हुआ। वो कुछ देर तक चुप रही। मुझे लगा मैडम गुस्सा हो गई। मैंने तुरंत कहा कि मैं जानता हूँ तुम मेरी भलाई के लिए कर रही हो, मैं दिल से तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ, पर मैंने जिंदगी में ज्यादा दुनियादारी नहीं देखी है। तुम्हें मुझे धीरे धीरे सब सिखाना होगा। मैं इस घर का एक परफेक्ट दामाद बनने की पूरी कोशिश करूंगा। प्लीज गुस्सा मत होना मिस गू। गू लिंगशी ने लपक कर मुझे सीने से लगा लिया। मेरी खुशबू ने उसके दिमाग के सारे तनाव को पल भर में शांत कर दिया। उसने अचानक पूछा कि आज रात बाहर घूमने चलें, पर मेरा दिमाग तो अभी किसी और दुनिया में था। मुझे लगा कि जब भी मैं गू लिंगशी के पास होता हूँ मेरा दिमाग एकदम हलवा बन जाता है, पर यह एहसास बुरा नहीं था। शायद इसलिए क्योंकि उसकी बाहों में मुझे बहुत महफूज महसूस होता था। कुछ मिनटों के बाद उस आलीशान ड्रेसिंग रूम के दरवाजे खुले। मेरे सामने कपड़ों और गहनों का ऐसा अंबार लगा था कि मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मुंह से आवाज नहीं निकली। उसने कहा कि जो पसंद आए आराम से चुनो, मैं थोड़ी देर में तुम्हें लेने आती हूँ। वो इतना कहकर चली गई, पर उसके कदम हमेशा से तेज थे और उसका दिल हमेशा से ज्यादा बेकाबू था। गू लिंगशी मुझे किसी बड़े ऑफिशियल फंक्शन में नहीं ले जा रही थी। वो बस दोस्तों की एक आम पार्टी थी जो शायद आना के अपने क्लब में रखी गई थी। जब वो वापस ड्रेसिंग रूम के दरवाजे पर आई तो उसके दिल में एक अजीब सी उम्मीद थी कि भले ही ये सारे कपड़े जल्दबाजी में मंगाए गए हैं और मैंने खुद एक एक करके नहीं चुने हैं, पर मुझे पूरा यकीन है कि मेरा चैन जो भी पहनेगा उसमें वो एकदम शहजादा लगेगा। लेकिन अंदर का नजारा देखते ही वो हंसने और रोने जैसी हालत में आ गई। मैं सोफे पर बैठा बैठा दीवारों को ताक रहा था। दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर मैंने पीछे देखा। मेरी आंखों में एक बेबसी थी। उसने पूछा कि क्या तुम्हें इनमें से कुछ भी पसंद नहीं आया? किन श्वांग, रुको। मैंने उदास होकर अपना सिर झुका लिया और कहा कि थैंक यू मिस गू, ये सारे कपड़े बहुत आलीशान हैं और मुझे बहुत पसंद भी आए। वो धीरे धीरे मेरे करीब आई और बड़े प्यार से पूछा कि तो फिर इन्हें पहना क्यों नहीं? मैं और ज्यादा घबरा गया और बोला कि मेरी औकात नहीं है इतने महंगे कपड़े पहनने की। लिंगेक्शी का दिल पसीज गया। औकात नहीं है? आखिर किन जालिमों ने पालकर इसे ऐसा दब्बू बना दिया है? उसने कहा कि किसने कहा कि तुम्हारी औकात नहीं है? मैंने कहा कि मेरी दादी कहती थी, या यूं कहूँ कि घर के सारे लोग मुझे यही पट्टी पढ़ाते थे। दादी, मेरे पापा और वो यांग आंटी हमेशा कहती थी कि मैं दुनिया की अच्छी चीजों के लायक नहीं हूँ। वो कहती थी कि मर्द को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, इन तड़क भड़क वाले कपड़ों से कुछ नहीं होता। इसीलिए मैंने बचपन से ही खुद को समझाया कि बस सीधे बनो, सबकी जी हजूरी करो।
करो। मुझे लगा मैं इन शानदार चीजों के लायक नहीं हूँ, इसलिए मैंने कभी शू जेंगजिए से किसी चीज के लिए हक नहीं लड़ाया। उसने मन ही मन सोचा कि अगर तुम्हारे जैसा हैंडसम मुंडा भी इन कपड़ों के लायक नहीं है तो कसम से इस दुनिया में किसी की औकात नहीं है इन्हें छूने की। वो बोली कि तुम नहीं पहनोगे तो और कौन पहनेगा। मैंने कहा कि थैंक यू मिस गू, मैं समझ गया। उसने सोचा कि नहीं, तुम खाक समझे, तुम इतने स्मार्ट हो, इतने प्यारे हो कि मुझे पहली नजर में ही तुमसे लव हो गया था। गु लिंगशी का मन हुआ कि चिल्लाकर ये सारी बातें मुझे बता दे, पर वो जानती थी कि सालों के जुल्म ने मेरे अंदर जो हीन भावना भर दी है वो 2-4 मीठी बातों से नहीं मिटने वाली। और वैसे भी उसे ऐसे फिल्मी डायलॉग मारने की आदत नहीं थी, इसलिए उसने बात आगे नहीं बढ़ाई। उसने हंसकर मेरी राय मांगी। मेरे हाँ करते ही गु लिंगशी ने अपना मुंह घुमा लिया। उसने पूछा कि पसंद आया। मैंने कहा कि मिस गु ने जो कपड़े चुने हैं वो बहुत ही गजब के हैं। ये ड्रेस बहुत ही आरामदायक और साफ सुथरी है। मैंने जिंदगी में कभी ऐसे कपड़े नहीं पहने, पर मेरी दादी कहती थी कि मैं ऐसे कपड़ों में बिल्कुल कार्टून लगता हूँ, जैसे किसी गधे पर शेर की खाल उड़ा दी हो। मैं नहीं चाहता था कि गु लिंगशी मेरे बारे में ऐसा सोचे, इसलिए मैंने बहुत दिमाग दौड़ाया ताकि बगल वाले कमरे में जाकर अपनी वही पुरानी ढीली ढाली काली टी शर्ट और पुराना पजामा पहन लूं। उसने कहा कि तुम जब आए थे तो सिर्फ वही एक जोड़ी कपड़े थे जो गंदे हो चुके हैं, और तुम्हारे घर से भी किसी ने तुम्हारे कपड़े यहाँ नहीं भेजे। ऐसा करते हुए उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे शीशे के सामने खड़ा कर दिया और बोली कि अब खुद को देखो, कितने बड़े हीरो लग रहे हो। वो किसी लड़के की तारीफ करने में थोड़ी कच्ची थी, इसलिए बोलते वक्त उसके चेहरे पर एक अजीब सा भोलापन था। मैंने शीशे में देखा, अंदर खड़े शख्स को देखकर मेरी बत्ती गुल हो गई, पर मेरी नजरें शीशे में भी गु लिंगशी पर ही टिकी थी। वो बेहद खूबसूरत लग रही थी और इस वक्त वो पूरी संजीदगी से शीशे में मुझे ही निहार रही थी। शायद उसे सच में लगता था कि मैं इस लायक हूँ। ऐसा सोचते ही मेरी नजर खुद पर पड़ी और मेरे होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान तैर गई। मुझे भी अचानक लगने लगा कि मैं मिस गु के चुने कपड़ों में सचमुच का राजकुमार लग रहा हूँ। मैंने शर्मा कर कहा कि मिस गु, क्या आप मेरे लिए जूते भी चुन देंगी? गु लिंगशी ने लपक कर मेरे गाल पर एक छोटा सा किस कर लिया और बोली कि ये तो मेरा इनाम है। वैसे इस दुनिया में तुम्हारे अलावा किसी माई के लाल में इतनी हिम्मत नहीं है जो मुझे नौकरों की तरह हुक्म दे। पर जब उसने देखा कि मैं गाल पर हाथ रखकर शौक में खड़ा हूँ तो वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। शाम ढल चुकी थी, पर गु लिंगशी को कोई हड़बड़ी नहीं थी। उसने तो किन श्वांग से कहकर एक स्पेशल हेयर स्टाइलिस्ट भी बुला लिया ताकि मेरा हेयर स्टाइल चकाचक हो सके। हेयर स्टाइलिस्ट ने कहा कि मिस गु, सब रेडी है। गु लिंगशी ने अपने लैपटॉप से नजरें हटाई और पूरी तरह सज धज चुके मुझे देखा। उसकी आंखों में एक जोरदार चमक आ गई और उसने सोचा कि मेरा चन्नू कितना गजब का लग रहा है। मुझे लगा कि जब भी गु लिंगशी मेरी तारीफ करती है मुझे दिल से लगता है कि वो बिल्कुल सच कह रही है। पुराने दिनों में जब भी शू जेंगजिए का बर्थडे होता था, घर पर बड़े बड़े स्टाइलिस्ट आते थे उसका हुलिया बदलने और उसे महंगे कस्टमाइज्ड कपड़े पहनाए जाते थे। मैं उस वक्त बस दूर से देखकर जलता था। तभी वो बोली कि चलो चैन चलें। मिस गु ने जो कपड़े और जूते चुने थे वे बहुत ही लाजवाब थे। हाथ की घड़ी भी एकदम कड़क थी। मुझे ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए वरना लोग मुझसे नफरत करने लगेंगे। मैंने खुद को यही समझाया, पर सोच में डूबे रहने की वजह से मैंने गु लिंगशी की एक बात मिस कर दी थी जब उसने कहा था कि वहाँ जाकर उस मैंग जाओ नाम की औरत के ज्यादा करीब मत फटकना। जैसे ही हमने पार्टी रूम का दरवाजा खोला, आना शैंपेन की बोतल खोल रही थी। मैंने अपनी फटी आंखों से देखा कि पूरी शैंपेन गु लिंगशी के कपड़ों पर फुहार बनकर बिखर गई और अन्ना चिल्लाई कि ओह लिंगशी, तू आ गई। उसने गु लिंगशी को पकड़कर बगल के सोफे पर बिठाया। गु लिंगशी गुस्से में बुदबुदाई कि इस अन्ना को किसने बिगाड़ा है? लड़की की कैपेसिटी 2 घूंट की नहीं है और पीकर ऐसे टल्ली हो रखी है जैसे पूरे शहर का ठेका इसी ने लिया हो। सब लोग गु लिंगशी के भीगे कपड़ों को देख रहे थे। किसी के मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। मेरे मन में आया कि धत तेरे की, मुझे आगे बढ़कर उसके सामने ढाल बन जाना चाहिए था ना। अब क्या करूं? मैंने तुरंत अपना कोट उतारा और आगे बढ़कर उसे पहना दिया। मेरी फुर्ती बहुत तेज थी और कोट पहनाकर मैं चुपचाप एक कोने में जाकर खड़ा हो गया। तभी कोने में बैठी एक औरत ने कुटिल हंसी हंसते हुए कहा कि अरे वाह, ये हमारी मिस गु का नया खिलौना है क्या? लिंगशी ने अपनी भौहें सिकोड़ी पर कोई पलटवार नहीं किया बल्कि मुड़कर मुझे देखा। मैं तो ऐसा तान कर खड़ा था जैसे मैंने कुछ सुना ही न हो। उसकी सहेली बोली कि मैंग जाओ, तू अब हद पार कर रही है। उसने उसे बिठाना चाहा पर उसका हाथ झटक दिया गया। मैंग जाओ ने देखा कि गु लिंगशी उसे भाव नहीं दे रही है तो वो गुस्सा होने के बजाय अपनी बाज जैसी नजरें मुझ पर टिका दी। इस बार उसकी आंखों में एक परख थी और वो बोली कि अच्छा, तो हमारी बड़ी मालकिन को इस टाइप के सीधे साधे लड़के पसंद हैं। गु लिंगशी ने उसे एक तिरछी नजर से देखा और फिर से इग्नोर मार दिया। उसका चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। उसने सरेआम मेरा हाथ पकड़ा और मुझे सोफे की वीआईपी सीट पर ले जाकर अपने बगल में बिठा लिया और वेटर से कहा कि इसके लिए जूस लाओ, एकदम फ्रेश और अभी निकाला हुआ। मैंग जाओ ने मुझसे पूछा कि अरे ओ मर्द के बच्चे, तू दारू नहीं पीता क्या? मुझे अंदाजा नहीं था कि वो सीधे मुझसे बात करेगी। मैं एक सेकंड के लिए अवाक रह गया और बोला कि हेलो, मुझे पीना नहीं आता। मैंग जाओ ने मेरा चेहरा गौर से देखा और गु लिंगशी की तरफ देकर आंखें मटकाई कि इतना हैंडसम लड़का तेरे चंगुल में फंस गया। बेचारे की किस्मत ही खराब थी। मेरा चेहरा शर्म से लाल हो गया और मिस
मिस मैंग जाओ का ध्यान पूरी तरह मुझ पर टिक गया। मैं और गु लिंगशी एक ही उम्र के हैं। हम बचपन से ही एक दूसरे के जानी दुश्मन रहे हैं। हर छोटी बड़ी चीज में हमारा कंपटीशन होता था, चाहे स्कूल का फर्स्ट आना हो या किसी कंपटीशन का गोल्ड मेडल, स्कॉलरशिप की सीट हो या कोई बड़ा बिजनेस प्रोजेक्ट। हमने कभी एक दूसरे को 1 इंच जगह नहीं दी। और आज मेरी नजर फिर से गु लिंगशी के बगल में बैठे इस लड़के पर टिक गई थी। पुरानी सारी लड़ाइयों में ये लड़की हमेशा मुझ पर भारी पड़ती थी, पर इस मासूम और साफ दिल के लड़के को देखकर मेरे अंदर इसे छीनने का भूत सवार हो गया। मैंग जाओ ने मेरी तरफ देखा और कहा कि बड़ी मुश्किल से तू किसी मर्द को दुनिया के सामने लाई है, जरा हमसे इंट्रो तो करवा। गु लिंगशी ने एक ठंडी हुंकार भरी और कहा कि ठीक है, ये मेरा मंगेतर है। ऐसा कहकर उसने बड़े हक से मेरी बाहों में अपनी बाहें डाल दी। कमरे में सन्नाटा छा गया। लोग 2 मिनट तक स्टैच्यू बने रहे और फिर पूरे कमरे में चीख पुकार मच गई। जाओ शिन तो किसी डरी हुई बिल्ली की तरह सोफे से 3 फीट ऊपर उछल गई। हमारे वकील साहब ने अपना रुतबा दिखाने के लिए नीचे गिरा हुआ चश्मा बड़े स्टाइल से उठाया। न्यू शाओ शाओ ने अपने बगल वाले की पीठ थपथपाई और नशे में एक जोरदार हिचकी ली। इस राज को पहले से जानने वाली मैंग जिया तरस भरी नजरों से अपनी छोटी बहन को देख रही थी। मैंग जाओ के मुंह का थूक भी गले में अटक गया। उसके मुंह से अचानक निकला कि तुमने तेरे जैसी हिटलर लड़की का भी कोई मंगेतर हो सकता है। उसने गु लिंगशी के काले पड़ते चेहरे को पूरी तरह ठेंगे पर रख दिया और मुझसे पूछा कि अरे ओ भाई, सच बता, क्या इसने तुझे डरा धमका कर फंसाया है? इस दीदी को बता, ये दीदी तुझे इस चुड़ैल के चंगुल से छुड़ाकर पूरा इंसाफ दिलाएगी। अगले ही पल गुस्से से लाल हो चुकी गु लिंगशी ने मुझे झटके से अपनी तरफ खींच लिया और बकायदा डांटते हुए मेरे कान में फुसफुसाया कि गाड़ी में मैंने जो रटा लगवाया था वो सब गजनी की तरह भूल गए क्या? मेरा दिमाग तो अभी वैसे ही दही हो रखा था। भूलने की बात छोड़ो, मुझे तो लगा मैंने कुछ सुना ही नहीं था। मुझे भनक लग गई कि मैंने कोई बड़ा रायता फैला दिया है। इसलिए मैंने कहा कि मैं जरा वॉशरूम होकर आता हूँ और मैं उल्टे पैर वहाँ से भाग खड़ा हुआ। गु लिंगशी ने मुस्कुराते हुए मेरी पीठ को देखा। ये नजारा देखकर मैंग जाओ ने अपनी आंखें आसमान में चढ़ा ली और दरवाजा बंद होते ही तंज कसा कि इतना मजनू बनने का नाटक थोड़ा ज्यादा ओवर नहीं हो गया? फालतू में अपनी बेइज्जती मत करवा। बचपन से साथ पली बढ़ी इन सहेलियों के सामने गु लिंगशी को पहली बार इतना भयानक गुस्सा आया था, पर मैंग जाओ ने बस अपने लाल होठों को सिकोड़ा और बोली कि बेइज्जती? अब देखना ये है कि तू मुझे इस लड़के को चुराने का मौका देती है या नहीं। मुझे इस बात की भनक तक नहीं थी कि मेरे जाने के बाद गु लिंगशी मेरी खातिर मैंग जाओ से बाल खिंचाई करने पर उतारू हो गई थी। मैं वॉशरूम के अंदर गया। इन 2 दिनों से मेरा शरीर एकदम थका थका, सिर भारी और एनर्जी एकदम लो लग रही थी। ये बीमारी शायद अब से शुरू हुई थी जब पहली बार गु लिंगशी मेरे करीब आई थी, या शायद उस रात से ही जब मैंने उसे पहली नजर में देखा था। तभी मुझे बाहर से आवाज आई कि अरे ओ झो खानदान की बड़ी मालकिन, इतना भाव खाने की क्या जरूरत है? यहाँ कोई तीसरा बंदा नहीं है। मैं ज्यादा लोगों को नहीं जानता था, पर ये कमीनी आवाज मेरे कानों में शीशे की तरह साफ उतरी। ये साला शू जेंगजिए था। सामने से लड़की बोली कि पर तुम्हारी तो कल सगाई होने वाली है ना? वो हंसा कि हाँ तो सगाई होने वाली है, इसीलिए तो इस कुंवारेपन के आखिरी पलों का मजा लूट रहा हूँ। मैंने सोचा कि ये साला शू जेंगजिए तो उस यानी दीदी के प्यार में पागल था, तो ये यहाँ इस लड़की के साथ क्या गुल खिला रहा है? क्या मेरे कान बज रहे थे? मैंने अपनी मुट्ठियां भींच ली, सांस रोकी और दबे पांव टॉयलेट के कैबिन की तरफ बढ़ा। जैसे जैसे मैं पास गया, मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। बिजली का तगड़ा झटका लगा। मैंने मुंह बंद करना चाहा, पर एक दबी हुई चीख मुंह से बाहर निकल ही गई। मैं जान बचाकर भागने ही वाला था कि कैबिन का दरवाजा खट से खुला और शू जेंगजिए चीते की रफ्तार से बाहर लपका और चिल्लाया कि अबे तू यहाँ क्या कर रहा है? शू जेंगजिए की घिग्गी बंध गई। उसकी आंखों में डर और गहरी नफरत साफ दिख रही थी। साथ खड़ी लड़की ने पूछा कि कौन है ये? वो बोला कि अरे कोई फालतू सा 2 कौड़ी का लौंडा है। मिस झो, आप बेफिक्र रहो, इस साले में इतनी औकात नहीं कि बाहर जाकर एक शब्द भी बक दे। लड़की बोली कि वैसे लड़का देखने में बड़ा कड़क है। मेरा दिल आ गया इस पर। ये सुनकर शू जेंगजी मन ही मन जल भुन गया कि वो चू मेंगी पहले मेरे प्यार में पागल थी, पर जैसे ही उसने इस लौंडे को देखा उसकी दीवानी हो गई। साला हमेशा ऐसा ही होता है जिसे मैंने हमेशा लात मारकर दबाया। आज वही साला मेरे सारे प्लान की लंका लगा रहा है। वो लड़की से बोला कि मिस झो, आप वैसे भी आजकल किसी नए खिलौने की तलाश में थी ना? लो आज इसी की बलि चढ़ाकर टाइम पास करते हैं। मुझे उन दोनों की ये गंदी भाषा समझ नहीं आ रही थी, पर वो जौ मेंगी मुझे ऐसे घूर रही थी जैसे मुझे कच्चा चबा जाएगी। रोंगटे खड़े हो गए। मैंने अपनी जांघ पर जोर से चिकोटी काटी। बस यहाँ से भागना है। मोड़ मोड़ते ही गु लिंगशी का कमरा है। अगर मैं उसके पास पहुँच गया तो मेरी जान बच जाएगी। जौ मेंगी ने हाथ आगे बढ़ाया और वो मेरे करीब आना चाहती थी, पर मैंने कट मारकर खुद को बचाया। जू मेंगी गुस्से से आग बबूला हो गई। शू जेंगजिए लपका ताकि मुझे दबोच सके, पर मैंने एक कदम पीछे खींच लिया और वो चौड़ा होकर आ रहे विलन खुद लड़खड़ाकर धड़ाम से जमीन पर जा गिरा। ये मेरी जिंदगी में पहली बार था जब मैंने किसी के जुल्म के खिलाफ खुद को बचाया था। दिल नगाड़े की तरह धड़क रहा था, पूरे शरीर का खून खौल उठा था। मैं सरपट बाहर की तरफ भागा। सांस फूल रही थी और गला सूख कर कांटा हो चुका था। दिमाग में बस एक ही धुन सवार थी कि बस थोड़ी देर और टिक जा, बस एक बार गु लिंगशी दिख जाए। तभी पीछे से आवाज आई कि साले तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे
सामने अकड़े। शू जेंगजी ने मुझे दबोच लिया। उस पल मुझे लगा कि आज तो मेरी चटनी पक्का बनेगी। पुरानी सारी प्रताड़नाएं दिमाग में रिकॉल होने लगी, पर आखिरी फ्रेम में अजीब तरीके से गु लिंगसी का वही चेहरा आया जब वो मेरे लिए कपड़े चुन रही थी। काश मैं एक बार फिर उसके चुने हुए वो कपड़े पहन पाता। मैंने एक ऐसी मन्नत मांगी जो मुझे खुद बड़ी बचकानी लगी। तभी सामने का नजारा बदला और वो जिसके डर से मेरी आंखें बंद थीं, वो दर्द मुझ पर नहीं बरसा। मेरा सिर सीधे मैंग जाओ के हाथ से जा टकराया। मैंने अपनी फटी आंखों से देखा कि शू जेंगजिए और उसके गुर्गों को कॉलर से पकड़ लिया गया था और क्लब के बाउंसर्स ने उन्हें घसीटकर बाहर फेंक दिया। क्लब की लाइटें आंखों में चुभ रही थी। मैंने नजरें उठाकर मैंग जाओ को देखा तो वो मुस्कुराकर बोली कि क्यों छोटे, ये दीदी तुम्हें कैसी लगी, है ना एकदम धांसू। मैंग जाओ की मुस्कान और गहरी हो गई और वो बोली कि मैंने सुना है तुम आजकल उस खूसट लिंगसी के घर पे रह रहे हो। इस दीदी का स्वभाव बहुत ही कोमल है, दूसरों की सेवा करना भी जानती हूँ और शक्ल से तो अप्सरा हूँ ही, तो क्या ख्याल है चलो इस दीदी के साथ। मेरा दिमाग फिर से चक्कर खाने लगा। मैंने अपने सिर को जोर से सहलाया और बड़ी मुश्किल से होश ठिकाने लाया। आवाज में बिल्कुल दम नहीं था जब मैंने कहा कि मिसगू बहुत अच्छी हैं। जैसे ही मेरे मुंह से ये निकला मुझे खुद पर पछतावा हुआ कि ये बात सुनने में बड़ी फीकी लग रही है। मेरी जुबान कितनी कड़वी है, दो मीठे बोल भी नहीं फूटते मुझसे। मिसगू ने मेरे बेहोशी का फायदा उठाकर कभी मुझ पर जुल्म नहीं किया, बल्कि उसने तो उन जालिमों को मार भगाया जो मुझे दबाते थे। वो मुझसे बहुत प्यार से पेश आती हैं, कभी मेरी गरीबी का मजाक नहीं उड़ाती और खुद अपने हाथों से मेरे कपड़े करती हैं। मेरी इस मासूम वफादारी को देखकर किसी भी पत्थर दिल का कलेजा पिघल जाता। और वही हुआ उस गु लिंगसी के साथ जो मुझे ढूंढते हुए बाहर आई थी। उसने ऐन वक्त पर देख लिया था कि मैंग जाओ मुझ पर डोरे डाल रही थी। उसने बड़े ही गुस्से में डांट लगाई कि हाथ हटा उससे। मैंग जाओ बोली कि लगता है तू अभी तक इसे पूरी तरह पालतू नहीं बना पाई है। देख जरा, ये तो बाहर आकर लोगों पर हाथ भी उठा देता है, पर अभी गु लिंगसी ने तो उसे छुआ तक नहीं था, बस हवा में हाथ हिलाया था। गु लिंगसी ने चिढ़कर कहा कि तू इतनी नौटंकीबाज कब से हो गई रे। वो हंसी कि अब क्या करूं यार, मुझे इस नन्हे मुन्ने बच्चे से इतना तगड़ा प्यार जो हो गया है। खैर मैंने इसकी जान बचाई है और तू इतनी बदतमीजी से पेश आ रही है। मुझे तब याद आया कि मैंने अभी तक मैंग जाओ को थैंक यू भी नहीं बोला था, पर जब मैंने गु लिंगसी के गुस्से से तने हुए चेहरे को देखा तो मेरी हिम्मत जवाब दे गई। मैं चुपचाप गाड़ी में बैठ गया। मैं उसके साथ बेंटले कार की पिछली सीट पर बैठ गया। किन शुआंग ने समझदारी दिखाते हुए बीच का शीशा ऊपर चढ़ा दिया। हम दोनों बिल्कुल सट कर बैठे थे। मुझे साफ महसूस हो रहा था कि मैडम का पारा 7वें आसमान पर है। मैंने डर के मारे घूंट निकला। उधर गु लिंगसी भी चुपचाप मुझे ताक रही थी। उसने अभी मुझे और मैंग जाओ को इतनी पास देखा था। उसने सोचा कि अंदर वॉशरूम में क्या कांड हुआ वो तो मैं चुटकी बजाकर पता लगा लूंगी, पर अभी सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि उस मैंग जाओ ने तुझे कहाँ छुआ। मैंने डरते डरते कहा कि उसने मुझे गले लगाया और जब वो पास आई तो गलती से मेरी नाक छू गई और मेरे हाथ और कंधे को भी छुआ था। गु लिंगसी ने जब मुझे इतनी सिंसियरिटी से सोचते देखा तो उसकी आंखों का गुस्सा पल भर में एक अजीब से रोमांटिक मूड में बदल गया। उसने अपना कंट्रोल खो दिया, अपना सिर झुकाया और धीरे से मेरे कंधे पर एक छोटा सा लव बाइट दे दिया। मैंने दर्द के मारे अपनी गर्दन सिकोड़ ली। वो मुझे घूर रही थी और शेरनी की तरह गुर्राई कि ये जो तेरा हुलिया है ना, मैं सब देख चुकी हूँ। वो तेरे करीब आई, उसने तेरे हाथों को छुआ। मैं लाचार होकर उसे देखता रहा। वो पहले तो बस मजे ले रही थी, पर धीरे धीरे गाड़ी के अंदर का माहौल एकदम गर्म और रोमांटिक होने लगा। उसने प्यार से मेरे कंधे को सहलाया और पूछा कि ज्यादा जोर से तो नहीं लगा ना। मैंने कहा कि नहीं, दर्द नहीं हुआ। उसने हल्के से मेरी पीठ थपथपाई तो मेरे मुंह से एक अचानक चीख निकल गई और वो बोली कि तुम इतने सीधे और आज्ञाकारी क्यों हो रहे। मैंने कहा कि मिसगू, आई एम सॉरी, मैं जानबूझकर घुटने नहीं टेका। मैं भी अब धीरे धीरे लड़ना सीख रहा हूँ। मेरा दिल पूरी तरह उथल पुथल हो रखा था। समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या बोलूं। उस मदहोशी के आलम में बस उसकी भारी होती सांसें मेरे कानों में गूंजती रहीं। जब हम घर पहुंचे तो मैं बुरी तरह थकर घोड़े बेचकर सो चुका था। उसने नौकरों को बुलाकर मुझे बेडरूम में भिजवाया। वो खुद मेरे हाथ मुंह धुलवाने ही वाली थी कि तभी दरवाजे पर क्विन शुआंग की दस्तक हुई, जिसने कहा कि मालकिन, सारा कच्चा चिट्ठा सामने आ गया है। एकदम ठंडी आवाज। पूरी कहानी सुनने के बाद उसका चेहरा कश्मीर की बर्फ जैसा ठंडा और खूंखार हो गया। उसने नीचे सो रहे मुझे देखा और उसकी भौहें तन गईं कि मेरे चैन ने इतना बड़ा जुल्म सह लिया, पर मुंह खोलकर मुझे एक शब्द तक नहीं बताया। इसका ये सीधापन कसम से कलेजा चीर देता है। किन शुआंग ने पूछा कि मालकिन, क्या मैं खुद जाकर उन साले गुंडों को एक बार सबक सिखाऊं? उसने मना कर दिया कि नहीं, सिर्फ मुंह से धमकी देने से कुछ नहीं होगा। ये बहुत ही हल्का तरीका है, इससे उन हरामजादों को अपनी गलती का एहसास नहीं होगा। जब मेरी आंख खुली तो दोपहर हो चुकी थी। मैंने अपने भारी हो रहे सिर को सहलाया और सोचा कि आजकल मैं कुंभकर्ण की तरह बहुत ज्यादा सो रहा हूँ। मुझे लगता है मैं जिंदगी के कई बड़े सीन मिस कर दूंगा। मैं नीचे गया तो देखा गु लिंगसी घर पर नहीं थी। लिविंग रूम में खड़े हमारे बूढ़े मैनेजर अंकल चैन ने मुझे आते देखा और बड़ी इज्जत से बोले कि छोटे मालिक, मालकिन किसी जरूरी काम से बाहर गई हैं। जाने से पहले उन्होंने मुझे आपकी खातिरदारी करने का कड़क आर्डर दिया था। मैंने कहा कि तो फिर ठीक है चैन अंकल, आपको कष्ट हुआ। वो मुस्कुराए कि अरे कोई कष्ट नहीं। अब समझा कि मालकिन आप पर इतनी लटू क्यों है। अंकल चैन ने अपनी आधी जिंदगी दुनिया देखने में बिताई थी। उन्होंने लाखों लोग परखे थे। मेरे जैसा तमीजदार और संस्कारी लड़का आज के जमाने में चिराग लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलता, और मेरा ये सीधापन कोई दिखावा नहीं बल्कि दिल से था। मैंने पूछा कि क्या मिसगू सच में मुझे इतना पसंद करती हैं? वो बोले कि अरे भाई, मैंने अपनी पूरी लाइफ में मालकिन को किसी ऐरे गहरे पर इतना दिमाग खपाते कभी नहीं देखा। वो मुझे लेकर पिछले बगीचे में आए, जहाँ एक पेड़ के नीचे आलीशान आराम कुर्सी लगी थी और
और बोले कि जाइए वहाँ बैठिए। मैंने हैरान होकर देखा कि क्या मैं वहाँ बैठ सकता हूँ। उन्होंने कहा कि बिल्कुल, ये पूरा बगीचा मालकिन ने खास आपके टेस्ट के हिसाब से डिजाइन करवाया है, खास मेरे लिए। पर अगले ही पल मेरी वही पुरानी हीन भावना फिर जाग गई, आंखों की चमक गायब हो गई। मैंने मन ही मन सोचा कि इतनी वीआईपी खातिरदारी मेरे जैसे फालतू बंदे के लिए कैसे हो सकती है। जरूर अंकल मेरा दिल रखने के लिए झूठ बोल रहे हैं। अंकल चैन ने पल भर में मेरा लटका हुआ चेहरा भांप लिया। वो मुझे दिलासा देने ही वाले थे, पर सोचा कि ये तो बड़ी मालकिन का पर्सनल मैटर है। तभी उन्होंने बात का रुख बदला कि मालकिन जब छोटी थी ना तो बड़ी ही नटखट और चुलबुली थी। का स्वभाव एकदम मस्त मौला था। उस वक्त उन्हें प्यारी प्यारी चीजें बहुत पसंद थीं। घर के जितने भी कुत्ते बिल्लियां थे वो उनका बच्चों की तरह ख्याल रखती थीं। मैं बिना पलक झपकाए उनकी कहानी सुन रहा था कि तभी हवेली के बाहर एक जोरदार हॉर्न बजा और अंकल बोले कि लगता है पुरानी हवेली से बुलावा आया है। वो लोग जरूर आपको बड़ी मालकिन के पास ले जाने आए हैं। वहाँ जाकर वो लोग जो भी कहें आप अपने दिमाग से फैसला करना, किसी के दबाव में मत आना। मैंने कहा कि जी ठीक है, थैंक यू अंकल। मेरी इस वफादारी को देखकर चेन अंकल के दिल में एक छोटा सा पछतावा जाग उठा। उधर क्विन श्वांग ने गू लिंगसी को फोन पर बताया कि मालकिन छोटे मालिक को बड़ी मालकिन के गुर्गे उठाकर पुरानी हवेली ले गए हैं। तो वो बोली कि मुझे ये खबर पहले ही मिल चुकी थी। गू खानदान इस पूरे साम्राज्य का सबसे बड़ा और रईस घराना था। उनका रुतबा और पावर पूरी दुनिया में फैली थी। जब गू लिंगशी जैसी साइडलाइन की गई लड़की के पास इतना आलीशान बंगला था तो मुझे लगा कि उनका जो मेन हेडक्वार्टर होगा वो तो इंद्रलोक जैसा चमचमाता होगा। पर जब मेरे सामने वो पुरानी पत्थरों से बनी खामोश कुटिया आई तो मेरा दिमाग सन्न रह गया। गार्ड बोला कि मिस्टर चू, हम पहुंच गए हैं। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। मैंने भारी आवाज में पूछा कि क्या मिस गू भी यहाँ आएंगी, पर सामने वाले ने मुझे भाव तक नहीं दिया। मुझे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। मैंने अपना सिर झुकाया और रास्ता दिखाने वाली उस औरत के पीछे पीछे चल दिया। उस औरत ने अंदर जाकर कहा कि बड़ी मालकिन, बंदा हाजिर है, और इतना कहकर साइड हो गई। पूरे आंगन में कब्र जैसा सन्नाटा था। मैं दरवाजे पर खड़ा था। दिल की धड़कन 100 की स्पीड पर थी। मैंने एक लंबी सांस ली और खुद को जबरदस्ती शांत किया कि मैं इस वक्त गू लिंग आयशी का मंगेतर बनकर यहाँ आया हूँ। मुझे बिल्कुल भी भीगी बिल्ली नहीं बनना है। उसकी नाक नहीं कटनी चाहिए। न जाने कितना वक्त बीत गया। तभी अंदर से आवाज आई कि अंदर आ जाओ। हॉल के बिल्कुल आखिरी कोने में बने एक पूजा घर में बुढ़िया माता बीचों बीच बैठकर माला जप रही थी। मैंने बगल में बिछे एक खाली आसन को देखा, धीरे धीरे आगे बढ़ा और घुटने टेकर बैठ गया। पर मुझे क्या पता था कि नीचे का फर्श मखमली कालीन नहीं बल्कि खुरदरी, नुकीली और सख्त ईंटों का बना था। मैं बिल्कुल बेफिक्र था। जैसे ही मेरे घुटने जमीन से टकराए उस चुभन ने मेरे पूरे पैरों की नसें हिला दी। भयानक दर्द हुआ। मैंने अपने दांत भींचे और खुद को संभाला। अपनी पीठ को एकदम सीधा तान लिया। बचपन में जब मैं अपनी असली दादी के साथ रहता था तो वो भी मुझे अक्सर कुल देवता के सामने ऐसे ही कड़े फर्श पर बिठाती थी और धार्मिक किताबें रटवाती थी। इसी चक्कर में दुनिया भर के मंत्र और श्लोक मुझे जुबानी याद हो चुके थे। अब मैं अपने घुटनों के उस असहनीय दर्द को भूलने के लिए मन ही मन भगवान के मंत्र जपने लगा ताकि ध्यान भटक सके। उधर बूढ़ी दादी का ध्यान पूजा पाठ में खाक था। वो अपनी तिरछी नजरों से लगातार मुझे ही ताक रही थी। ऐसा खुरदरा फर्श था कि अच्छे भले नौकर भी 2 मिनट में घुटने पकड़कर रोने लगे। पर ये लड़का पत्थर की मूर्ति की तरह जमा था। चेहरे पर एक शिकन तक नहीं थी। वो बोली कि तू तो मेरी सोच से कहीं ज्यादा कड़क निकला रे, चल अब खड़ा हो जा। मैं समझ गया कि पहला राउंड तो मैं जीत गया हूँ। उसने नौकरों को आवाज दी कि कोई। वैसे तो मैंने प्लीहा रो के इलाज के लिए जू परिवार के दूसरे बेटे को चुना था, लेकिन कभी नहीं सोचा था कि कोई उसे बदल देगा और तुम्हें यहाँ ले आएगा। तुम ही बताओ, मुझे जू परिवार को क्या सजा देनी चाहिए? चाहे कोई भी सजा हो, जू परिवार के लिए तो वो तबाही जैसी ही होगी। उस दिन से ही मैं गुलिंगशी के साथ हूँ। जू परिवार से मेरा कोई लेना देना नहीं है। फिर भी मेरे दिल में एक अजीब सा दर्द हुआ। मैंने तो सच में जू परिवार को अपना घर मान लिया था। हमेशा सहता रहा, बर्दाश्त करता रहा, पर बदले में मुझे क्या मिला? बेइज्जती, झूठे इल्जाम और धोखा। बाकी लोग कहते थे कि मैं मनहूस हूँ, डरपोक हूँ और हर कोई मुझसे नफरत करता है, पर गुलिंगशी वैसी नहीं है। उसने मुझे अपनापन दिया, मुझे एहसास कराया कि यही मेरा घर है। ये सोचते ही मेरी आंखों में एक नरमी और पक्का इरादा आ गया और मैंने सीधे उनकी तरफ देखा। गू परिवार की बुढ़िया ने मुझे परखने वाली नजरों से देखा। तुम तो मेरी उम्मीद से ज्यादा दिलचस्प निकले, चलो तुम भी उठ जाओ। मुझे समझ आ गया कि चलो अभी के लिए तो जान छूटी। कोई है? बाहर आओ। मुझे लगा था कि उस कसाई ने कोई गलती कर दी है, तभी तो ये लड़का इतनी शांति से वहाँ घुटनों के बल बैठा था। पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये तब से लेकर अब तक बस सब कुछ बर्दाश्त कर रहा था। ये लड़का समझदार भी है और चीजों को छुपाना भी जानता है। इसका स्वभाव भी ठीक है। अगर थोड़ा सा सिखाया पढ़ाया जाए तो ये बहुत काम आ सकता है। तुम इतने अड़ियल क्यों हो बच्चे? अगर बर्दाश्त नहीं हो रहा था तो सीधे बोल देते ना। अगर तबीयत खराब हो जाती तो लिंगशी फिर मुझसे लड़ने लगती। मैंने अपनी आंखों का गुस्सा छुपाया और बहुत सीधेपन से कहा, मुझसे ही सोचने में गलती हो गई। मेरे इस सीधेपन ने उसे लगा दिया कि मुझे दबाना बहुत आसान है। सच कहूँ तो तुम्हें तुम्हारे भाई की जगह लिंगशी से शादी करनी पड़ी। तुम्हारे साथ सच में नाइंसाफी हुई है। गू मैडम बहुत अच्छी हैं, सच में। उस लड़की के पास तो कुछ भी नहीं है। गू परिवार की जायदाद पर उसका कोई हक नहीं है।
भले ही बाहर लोग कहते हैं कि उसकी अच्छी खासी जान पहचान है, पर आखिर में वो सब 2 नंबर के रास्ते हैं। उसकी बड़ी बहन के सामने तो उसकी कोई औकात ही नहीं है। गु मैडम मेरे साथ बहुत अच्छे से रह रही हैं। सुनो लड़के, हम एक सौदा करते हैं, कैसा रहेगा? तुम मेरी तरफ आ जाओ और मैं जू परिवार से तुम्हारा बदला लेने में मदद करूंगी। और मेरी दूसरी बेटी के पास गु परिवार के कई बिजनेस हैं। अगर तुम तैयार हो जाओ तो मैं तुम्हें जिंदगी भर ऐशो आराम की गारंटी दे रही हूँ। उसके हिसाब से मैं गु लिंगशी को काबू में रखने का सबसे बढ़िया जरिया था, इसलिए उसने मुझे बहुत बड़ा लालच दिया। कम से कम उसे तो ऐसा ही लग रहा था। दादी जी, अब जब मैं गु मैडम का हो चुका हूँ तो जाहिर है कि मैं हमेशा गु परिवार और आपके बारे में ही सोचूंगा। मुझे पक्का यकीन है कि उसे समझ आ गया होगा मैं और गु लिंगशी एक दूसरे को पसंद नहीं करते। ये लड़का बस जानबूझकर अनजान बन रहा है। लेकिन वो मेरे चेहरे के भावों में उलझ गई। वो बात आगे बढ़ाने ही वाली थी कि अचानक उसे मेरा 5वां सीनियर भाई दिखा। वो हांफता हुआ अंदर आया। पक्का कोई गड़बड़ हुई थी। मिस कुई, आप ऐसे अंदर नहीं जा सकती। गु लिंगशी गुस्से में अंदर आई। उसने मुझे जमीन पर गिरे हुए देखा और फिर पास में खड़ी गुस्से से लाल गुदादी को देखा। मैंने आज चेन को अकेले इस पुराने घर में आने ही क्यों दिया? मेरे मन में आज चेन को परखने का ख्याल आया ही क्यों? मैं पहले ही आकर उसे घर क्यों नहीं ले गई? अगर उसे खरोंच भी आई तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। बड़ी बड़ी बातें मत करो, मैं भी देखती हूँ कि तुम में कितना दम है। हूँ तो ये लड़का तुम्हारे लिए इतना जरूरी है। जब किसी के दिल में कोई ऐसा आ जाता है जिसे वो हर हाल में बचाना चाहता है तो उसके हाथ पैर बंध जाते हैं और फिर उसे अपनी उंगलियों पर नचाना बहुत आसान हो जाता है। हॉस्पिटल में हालत कुछ ठीक नहीं थी। इसके शरीर में कई दिनों से अंदरूनी तनाव जमा हो रहा था जो आज अचानक बाहर आ गया। तुम पहले शांत हो जाओ, ये दिक्कत आज की नहीं है। तो पक्का बुढ़िया ने ऐसा नहीं किया होगा। कई दिनों से बहुत ज्यादा सोना, सुस्ती रहना, ये सब इसके शुरुआती लक्षण थे। इस बार का दौरा भले ही खतरनाक दिख रहा है पर जान का कोई खतरा नहीं है। पिछले कुछ दिनों से वो होश में नहीं होगा, बस सोता रहता होगा, इसलिए किसी का ध्यान नहीं गया। अंदरूनी तनाव, ये चीज धीरे धीरे उसे अंदर से खोखला कर रही थी और आज पूरी तरह बाहर आ गई। अच्छी बात यह है कि उसकी बॉडी थोड़ी अलग है। उसका दिल बहुत मजबूत है जिसने उसकी जान बचा ली। अब वो अंदरूनी तनाव अपने आप धीरे धीरे कम हो रहा है। फिलहाल वो खतरे से बाहर है। वो हॉस्पिटल के बेड पर था। मैं वहाँ चुपचाप लेटा हुआ था, जैसे बस सो रहा हूँ। चेन, तुम बहुत बदमाश हो। तुमने चुपके से मेरा दिल चुरा लिया। जिया हाथ में चेकअप रिपोर्ट लेकर अंदर आई। असली वजह क्या है ये मैं अभी नहीं बता सकती। मैं बस दवाइयाँ लिख सकती हूँ जिससे थोड़ा आराम मिले। आगे हमें इस पर नजर रखनी होगी। गु लिंगशी ने त्योरियां चढ़ाई। तुम भी नहीं पता लगा पा रही हो? ये तो बहुत अजीब है। नहीं पता चल रहा। गु लिंगशी ने एक गहरी सांस ली। पता लगाओ, चाहे जो हो जाए इसके पीछे की वजह ढूंढो। अगर न हो पाए तो अपने मेंटर से मदद लो। मैं आज चेन की सेहत के साथ कोई रिस्क नहीं ले सकती। मैं उसे खोने का गम बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। गु लिंगशी, तुम इंसान भी हो कि नहीं? तुम अच्छे से जानती हो मुझे। वार्ड में फिर से सन्नाटा छा गया। गु लिंगशी बेड के पास बैठी थी और उसकी प्यार भरी नजरें मेरे सोते हुए चेहरे पर टिकी थी। चेन, तुम मेरे लिए कोई आफत हो या मेरी हर बीमारी का इलाज? थोड़ी देर बाद वो उठकर वार्ड से बाहर चली गई। तैयारी पूरी रखो, 10 दिन के अंदर हमारे सारे प्लान शुरू हो जाने चाहिए। मैडम, पर आपने तो कहा था कि अभी थोड़ा और रुकना है। अब और नहीं रुकना। पहले मैं चुप रहकर पीछे हट जाती थी, पर अब मेरे पास कोई है जिसकी मुझे हिफाजत करनी है। मैं जब होश में आया तो कुछ देर छत को देखता रहा। थोड़ी देर बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं गु लिंगशी के विला में वापस आ चुका हूँ। अपने उसी जाने पहचाने और वार्म गर्म बिस्तर पर लेटा हूँ। मैंने मुड़कर देखा तो पास में गु लिंगशी सो रही थी। मैंने अपना मुंह बंद कर लिया। इस वक्त उसका वो चेहरा जो हमेशा तनाव में रहता था बिल्कुल शांत था। मैंने धीरे से हाथ बढ़ाकर उसके माथे पर बिखरे बालों को छुआ। मैंने डर कर अपना हाथ पीछे खींच लिया। अच्छा, वो नींद में बड़बड़ा रही थी। मैं गु लिंगशी के उस खूबसूरत चेहरे को देखता रहा और मेरे दिमाग में वही प्यार भरा नाम गूंजता रहा। मैं जल्दी से उठकर बाथरूम गया और ठंडे पानी से मुंह धोया। जरा होश में आओ तुम। पहले मैं बहुत कमजोर था, डर डर के जी रहा था, पर जब से गु लिंगशी से मिला हूँ मेरे दिल में ऐसी उम्मीदें जागने लगी हैं जो पहले कभी नहीं थी। वो इतनी कमाल की है, मैं उसके लायक कैसे बनूंगा? मैं यही सब सोचते हुए बेडरूम में वापस आया और फर्श पर पड़े कपड़ों से फिसलते फिसलते बचा। शायद वो कल रात जब वापस आई तो बहुत थकी हुई होगी, इसलिए कपड़े यहीं फेंक दिए होंगे। गु मैडम तो मेरी सोच से भी ज्यादा प्यारी है। मैं कोट उठाने के लिए नीचे झुका। उसकी जेब से कुछ नीचे गिरा और मैं अचानक सपका गया। जो गु लिंगशी अभी सो रही थी वो अचानक जाग गई। उसने नींद भरी आंखों से मेरी तरफ देखा। मैंने बिना सोचे समझे तुरंत अपने दोनों हाथ पीछे छुपा लिए। तुम क्या छुपा रहे हो? मैं कुछ नहीं छुपा रहा। अगर कोई और मुझसे कुछ छुपाता या झूठ बोलता तो मैं उसे कभी नहीं छोड़ती, पर जब बात चेन की हो तो मेरा दिल सख्त नहीं हो पाता। वो उठकर मेरे सामने आई। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी उसकी तरफ देखने की। मैंने उस चीज को हाथ में कसकर पकड़ रखा था, पर मैं जितना छुपा रहा था गु लिंगशी उतना ही जानना चाहती थी कि आखिर ऐसी क्या चीज है जिसके लिए चेन मुझसे झूठ बोल रहा है। उसने अपनी गोरी सी हथेली मेरे आगे बढ़ाई। निकालो इसे। अगर तुम खुद नहीं दिखाओगे तो फिर मुझे खुद ही देखना पड़ेगा। मेरा वो मतलब नहीं था। मैंने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया। हथेली खोली तो वो चौकोर सी चीज सामने आ गई। गु लिंगशी ने जैसे ही उसे देखा उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। ये वो चीज थी जो उस दिन हुई मेंग जिया ने मुझे दी थी और मैंने उसे यूं
यूं ही जेब में रख लिया था। सोचा नहीं था कि ये इस तरह गिर जाएगी और आज चेन इसे उठा लेगा। कितनी शर्म की बात है। छोटी चीजें अक्सर गिर जाती हैं, मैं इसे संभाल कर रख देती हूँ। गुलिंगशी ने जब मेरा सीधा सादा चेहरा देखा तो उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई। उसने वो चीज दोबारा हाथ में ले ली। वैसे मेरी ऐसी चीजें जेब में लेकर घूमने की आदत नहीं है। उसने ये बात बहुत संजीदगी से कही, पर मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं खुश हूँ या क्या, पर फिर भी मेरे मुंह से निकल गया। बाहर जाते वक्त ऐसी चीज साथ रखने से थोड़ी तसल्ली रहती है। गुलिंगशी ने मुझे छेड़ते हुए कहा, तुम्हारे इस कहने का क्या मतलब है? मैं कुछ बोलने ही वाला था कि मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। गुलिंगशी का चेहरा थोड़ा लाल हो गया। उसने हाथ बढ़ाकर मेरी आंखें बंद कर दी। चेन, तुम अभी क्या कहना चाहते थे? मैंने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, गु मैडम, आई एम सॉरी। आजकल मेरा दिमाग थोड़ा सुस्त रहता है, बिना सोचे समझे बोल देता हूँ। मेरी आवाज में थोड़ी झल्लाहट थी। गुलिंगशी ने हाथ हटाया। कोई बात नहीं, ज्यादा सोया करो ताकि एनर्जी वापस आए। उसने हाथ बढ़ाकर मेरे सिर के बाल बिखेर दिए। इतना सोओगे तो कहीं बुद्धू ना बन जाओ। गुलिंगशी हल्के से हंसी। ऐसा नहीं होगा, हम अच्छे से ध्यान रखेंगे। जब आज चेन के शरीर का वो अंदरूनी तनाव पूरी तरह खत्म हो जाएगा तो मैं जिया से कहकर कोई ताकत की दवा बनवाऊंगी। आओ, मैं तुम्हारी चोट पर दवा लगा देती हूँ। बुद्धू, मुझे लगा कि मैं कोई सपना देख रहा हूँ। इतनी चोट लगी है, कुछ दिन बाहर मत जाना, थोड़ा बर्दाश्त करना। उसने बहुत आराम से मेरे जख्म पर दवा लगाई। मेरी नाक में थोड़ी सनसनी हुई। मैं धीरे से उठकर उसके सहारे टिक गया। क्या हुआ? गुलिंगशी, थैंक यू, तुम बहुत अच्छी हो। तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अब सो जाओ, कल बहुत सारे काम है। गुलिंगशी की आंखों में एक पल के लिए तीखापन आया। मैं सिमट कर गहरी नींद में सो गया। पर गुलिंगशी मेरे सोने के बाद कपड़े बदलकर कमरे से बाहर निकल गई। मैडम, हम तैयार हैं, चल सकते हैं। रात बहुत घनी थी। मेरे सपने में सिर्फ अंधेरा था। एक छोटा सा बच्चा कोने में दुबका हुआ कांप रहा था। डर के मारे उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। ये तब का सीन था जब मैं 8 साल का था और लोग मुझे परेशान करते थे, जलील करते थे। उस औरत का चेहरा तो धुंधला हो चुका था, पर मुझे आज भी वो डरावनी गंध याद है जो उससे आती थी। फोन की घंटी से मेरी नींद खुली। मैं झटके से उठ बैठा और अपने दिल पर हाथ रख लिया। मैं जोर जोर से सांसें ले रहा था। चेन, मैं वहाँ से भाग निकला हूँ, बस तुम्हारे पास ही आ रहा हूँ। मैंने कपड़े पहने और उस पते पर गली के एक पब में पहुँच गया। ये एक शरीफों का पब है, यहाँ बच्चों का आना मना है। सॉरी, पर मैं बालिग हूँ। मैंने अपने कपड़ों की तरफ देखा। ये गुलिंगशी ने मेरे लिए चुने थे। इन्हें पहनकर पब में आना थोड़ा अजीब लग रहा था। अगर मुझे पहले पता होता कि सूजी ने मुझे ऐसी जगह बुलाया है तो मैं कभी ये कपड़े पहनकर नहीं आता। बालिग, तुम तो स्कूल के बच्चे लग रहे हो, जल्दी घर जाओ, यहाँ बहुत अजीब लोग आते हैं। ये तुम्हारे जैसी जगह नहीं है। मैंने अपना आईडी कार्ड निकाल कर आगे बढ़ा दिया। उस लंबे चौड़े आदमी ने आईडी कार्ड को उलट पुलट कर कई बार देखा। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अरे, तुम तो सच में बालिग हो। उसने अपना सिर खुजलाया और मुझे अजीब नजरों से देखा। सुनो, अगर कोई अनजान इंसान तुम्हें ड्रिंक दे तो उसे हाथ भी मत लगाना, और अगर कोई मुसीबत आए तो जोर से चिल्लाकर आवाज देना, लून भाई, मैं अंदर आकर तुम्हारी मदद करूंगा। मैंने उस आदमी को देखा। मेरे दिल में एक तसल्ली सी हुई। कुछ लोग दिखने में बहुत शरीफ होते हैं पर हरकतें घटिया होती हैं, और कुछ लोग दिखने में सख्त होते हैं पर दिल के बहुत साफ होते हैं। थैंक यू। वो जाते हुए मुझे चिंता से देखता रहा। मैं जैसे ही अंदर गया मुझे तुरंत एक अजीब और बुरी नजर का एहसास हुआ। चेन चुपचाप एक कोने में बैठी मुझे इशारा कर रही थी। मैं तेजी से उसकी तरफ बढ़ा। तुम अभी भी इतने शर्मीले क्यों हो? लगता है तुम्हारी तबीयत अब काफी बेहतर है। थोड़े तगड़े भी लग रहे हो। आजकल गुलिंगशी के साथ खाना खाता हूँ ना, जबरदस्ती बहुत ज्यादा खाना पड़ता है, पर इतनी जल्दी वजन तो नहीं बढ़ेगा। मैं पहली बार किसी पब में आया हूँ। सच कहूँ तो मैं कब से ऐसा करना चाहता था, पर जैसे ही रिजल्ट आया घर वालों ने जबरदस्ती दोबारा तैयारी करने के लिए भेज दिया। तुम्हें अंदाजा नहीं है वहाँ के टीचर्स कितने सख्त हैं। मैं सुबह मुर्गों से पहले उठता हूँ, कुत्तों से लेट सोता हूँ और सुअरों से ज्यादा खाता हूँ। चेन, मुझे सच में तुमसे बहुत जलन होती है कि तुम्हारा इतने बढ़िया कॉलेज में एडमिशन हो गया। उसने ये कहते हुए मिस्टीरियस अंदाज में मेरी तरफ देखा। मैंने तुम्हारे लिए एक गिफ्ट तैयार किया है। मैं होश में आया। ये मेरी बचाई हुई पॉकेट मनी है। मेरी माँ ने कहा था कि अगर मैं दोबारा पढ़ाई करूंगा तो वो मुझे ये वापस दे देंगी। मुझे ये मिलने के अगले ही दिन वहाँ भेज दिया गया। तुम्हें देने का मौका ही नहीं मिला। उसने अपनी ड्रिंक का एक घूंट लिया और ऐसे दिखाया जैसे ये कोई बड़ी बात नहीं है, पर मैं जानता था कि उस जैसी बेपरवाह अमीर लड़की का उस बंद स्कूल में दोबारा पढ़ने जाना सिर्फ इसलिए था क्योंकि वो मुझे सच में अपना पक्का दोस्त मानती थी। मैंने बैंक कार्ड वापस उसकी तरफ बढ़ा दिया। जी, गु मैडम ने मेरी कॉलेज की फीस भरने का वादा किया है। थैंक यू। पर फिर तो मेरी ये कुर्बानी बेकार चली गई ना। अरे रुको, ये गु मैडम कौन है? हेलो हैंडसम, क्या हम एक ही टेबल पर बैठ सकते हैं? सूजी ने चिढ़कर मना कर दिया। सॉरी, पर ऐसा नहीं हो सका। मैं यहाँ किसी की मदद करने नहीं आया हूँ। मैं ऐसी लड़कियों को भाव भी नहीं देता। ये सीट आपके लिए खाली है। हमें कुछ काम है, हम चल रहे हैं। अरे हैंडसम, इतनी जल्दी क्या है? हमारे पास पब की एक नई स्पेशल ड्रिंक है, टेस्ट करके तो देखो। ऐसी अजीब चीजों को तो हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। सॉरी, हम ड्रिंक नहीं करते। ये शराब नहीं है, ये तो हमारे पब का स्पेशल जूस है, बहुत टेस्टी है। आप दोनों ट्राई कीजिए। हमें नहीं चाहिए, प्लीज रास्ता छोड़िए। हैंडसम, आपको चाहिए या नहीं ये आप तय नहीं करेंगे, है ना? मैं बहुत घबरा गया। मैंने आसपास देखा कि क्या मैं सूजी को लेकर सीधे यहाँ से भाग सकता हूँ। कहा ना हमें नहीं चाहिए, समझ नहीं आता क्या? उसने सामने वाले के हाथ से ग्लास को दूर किया और मैंने जल्दी से सूजी को अपने पीछे कर लिया। पास की 2 टेबल्स पर बैठे लोग ये देखकर खड़े हो गए और हमें घेर लिया। तेवर तो बहुत तीखे हैं, जरा इन्हें हमारे साथ अंदर ले चलो। आसपास के लोग धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। सूजी पहले तो बहुत चौड़ में थी, पर जब उसने उन लोगों की खतरनाक आंखें देखी तो वो पहली बार सहम गई। ऐसे माहौल को देखकर मेरा दिमाग बिल्कुल सन्न हो गया था। जी भागो! मैंने उसका हाथ पकड़ा और जो रास्ता सही लगा उस तरफ भागने की सोची, पर हमारे पीछे काफी लोग थे। मैं उस औरत को नहीं जानता था, पर मुझे उस खौफ का अच्छे से एहसास था जो
वो दे रही थी। 10 साल पुरानी यादें ताजा हो गईं और मैं बस वहाँ से किसी भी तरह भागना चाहता था। उस आपाधापी में टेबल कुर्सियां पलट गईं। मेरा पहला रिएक्शन था कि मैं मुड़कर सूजी को बचाऊं, पर उसने मुझसे पहले मुझे अपने नीचे छुपा लिया। बड़ी दोस्ती निभा रहे हो। हम दोनों को वहीं दबोच लिया गया। मैं पूरी तरह टूट गया। मेरे दिमाग में पुराने सारे काले साए तैरने लगे। तुम किसी काम के नहीं हो, तुम किसी की हिफाजत नहीं कर सकते, हमेशा दूसरों के भरोसे रहते हो, तुम इस दुनिया में जी ही क्यों रहे हो? ओए, मैंने तुमसे कहा था ना कि कोई दिक्कत हो तो लुन भाई को आवाज देना। झाओ, लुन की आवाज किसी भगवान के वरदान जैसी लगी। दूसरी तरफ एक बेसमेंट में ये सोचकर ही मुझे गुस्सा आ रहा है कि उस औरत की नियत आज चेन पर खराब थी। लिंगशी, जो भी सबूत हमने जुटाए हैं उन्हें पुलिस को दे दो ताकि उसे कानूनन सजा मिले। मैडम, ऊपर कुछ लफड़ा हो गया है। तुम लोगों से इतनी छोटी सी चीज भी नहीं संभलती क्या? वो मोयू के लोग हैं। अन्ना का चेहरा उतर गया। मोयू? हमारे लोग उससे क्यों उलझेंगे? अचानक मोयू का ख्याल आया। उस चेहरे को याद करके मैं कांप उठी। लिंगशी, मुझे बचाओ। मोयू का स्वभाव बहुत अजीब है। वो अपनी मर्जी की मालिक है। कोई भी उससे पंगा नहीं लेना चाहता। इसलिए मैंने गु लिंगशी को साथ आने को कहा ताकि हिम्मत बनी रहे। इसे डरना नहीं कहते, इसे कहते हैं लोहे को लोहे से काटना। सुना है कि 2 लड़कों के चक्कर में लुन भाई बीच बचाव करने गए हैं। लुन भाई अब 50 साल के होने वाले हैं। वो थोड़ा शांत क्यों नहीं रह सके? उन्होंने मुझ पर बहुत एहसान किए हैं। मैं उन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकती। ये लिफ्ट आज इतनी स्लो क्यों चल रही है? मैं सूजी को सहारा देकर धीरे धीरे दरवाजे की तरफ ले गया। मेरी ही गलती थी। मुझे बचाने के चक्कर में सूजी का पैर मुड़ गया था। अचानक किसी ने मेरी कलाई पकड़ ली। मैंने डरते हुए मुंह घुमाया तो सामने गुलिंगशी खड़ी थी। उसकी आंखों में गुस्सा और फिक्र साफ दिख रही थी। मेरे साथ चलो। बारिश के पानी से मेरे कपड़े भीग चुके थे। गुलिंगशी थोड़ी परेशान थी। उसने गुस्से में कहा, जल्दी गाड़ी में बैठो। मैं पूरी तरह भीग चुका था और गाड़ी गंदी होने के डर से एक कोने में सिमट कर बैठ गया। गुलिंगशी ने चुपचाप गाड़ी का हीटर ऑन कर दिया। बिल्कुल बुद्धू हो। खिड़की से बाहर मैंने देखा कि झाओ लुन सूजी को लेकर गाड़ी में बैठ रहा था। शायद वो उसे हॉस्पिटल ले जा रहा होगा। मेरा भी मन था कि जाकर देखूं। तभी गुलिंगशी ने ड्राइवर को घर चलने का इशारा किया। घर पहुंचकर गुलिंगशी ने मेरे गंदे कपड़ों को देखा और पास आकर उन्हें उतारने में मदद की। उसने कपड़े एक तरफ फेंक दिए। कितने गंदे हो गए हैं। वो कपड़े उसने खुद मेरे लिए चुने थे। क्या वो मुझसे नफरत करने लगी है? मुझे हमेशा उसकी बात माननी होगी। मैं नहीं चाहता कि गु मैडम मुझे छोड़ दें। जाओ नहा लो। गुलिंगशी की ठंडी आवाज से कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं किसी कठपुतली की तरह बाथरूम में चला गया और तब तक रहा जब तक पानी ठंडा नहीं हो गया। अभी तक नहीं हुआ क्या? मैंने जल्दी से नौकरों के रखे हुए कपड़े पहने और दबे पांव बाथरूम से बाहर आया। तुम अब क्यों गए थे? बुद्धू, तुम्हें ये भी नहीं पता कि बाल सुखाने चाहिए। मैंने जल्दी से सफाई दी कि सूजी ने मुझे वो पता दिया था। मुझे जाने से पहले नहीं पता था कि वो पब है। मुझे सच में नहीं पता था। वो तो शहर के बीच का कोई एड्रेस था और सिर्फ मकान नंबर लिखा था। वहाँ पहुँचकर पता चला कि मामला कुछ और है और मैं सूजी को वहाँ अकेला छोड़कर नहीं आ सका था। चेन तो सबको बहुत पसंद आता है। पहले मैंग जिया थी और अब ये सूजी। उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। इधर आओ। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने मुझे सीधे गले से लगा लिया। उस ठंडे शरीर को अचानक एक गर्म एहसास मिला। मैं बिल्कुल सुन्न हो गया और गु लिंगशी ने दराज से हेयर ड्रायर निकाल लिया। चुपचाप बैठो, हिलना मत। उसने बहुत प्यार से और थोड़े अनाड़ीपन से मेरे बाल सुखाए। मुझे बेचैन देकर वो हल्के से हंसी। तभी अचानक उसके दिमाग में कुछ धुंधली सी यादें आई। एक धुंधला सा साया भाग रहा था और उसके सिर में अचानक बहुत तेज दर्द हुआ। गु मैडम, आपको क्या हुआ? चुप रहो। गु लिंगशी ने अपना सिर मेरे कंधे पर टिका दिया। मेरे शरीर की उस जानी पहचानी खुशबू से उसका दर्द धीरे धीरे कम होने लगा। जो इंसान हमेशा इतना शांत रहता है वो इस वक्त कितना बड़बड़ा रहा है। पर चेन सच में मेरी हर परेशानी की दवा है। सो जाओ। मैं पहले तो थोड़ा घबराया हुआ था पर फिर अचानक मुझे बहुत तेज नींद आने लगी और मैं गहरी नींद में सो गया। चेन, तुमने अपनी जिंदगी में क्या क्या झेला है? चलो छोड़ो। अब मैं चेन के अतीत के बारे में कोई छानबीन नहीं करवाऊंगी। मैं इसके आगे हार मानती हूँ। कल जू परिवार की सगाई है। मैंने पूरा ड्रामा तैयार कर लिया है। बस तमाशा शुरू होने की देर है। ये सब करते करते आधी रात हो चुकी थी। गु लिंगशी ने ईमेल भेजने के बाद मुड़कर देखा तो मेरा चेहरा लाल था और मैं तेजी से सांसें ले रहा था। गु लिंगशी को कुछ गड़बड़ लगी। उसने हाथ बढ़ाकर मेरा माथा छुआ। इसे तो बुखार है। मैंग जिया को खबर मिलते ही वो भागती हुई आई। ये क्या हुआ? मैंने कहा था ना कि जब तक अंदरूनी तनाव पूरी तरह खत्म न हो जाए ध्यान रखना होगा। गु लिंगशी ने मेरा हाथ कसकर पकड़ रखा था। उसकी आंखों में खुद के लिए गुस्सा और मेरे लिए दर्द साफ दिख रहा था। कुछ ऐसी बात हो गई थी। मैंग जिया ने उसे देखकर एक ठंडी सांस ली और अपने टूल्स निकालकर मेरा चेकअप करने लगी। पर जब खून निकालने की बारी आई तो गु लिंगशी की नजरें उस शीशी में भरे खून पर टिक गईं। मैंग जिया ने उसकी नजरें भांप लीं। क्या हुआ? तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा? मैंग जिया ने उसकी नजरों का पीछा किया और थोड़ी देर बाद अपना सिर हिलाया। अजीब? क्या अजीब है? गु लिंगशी की आवाज बहुत पकी थी। उसका दिल बहुत कमजोर लग रहा है। मैंग जिया ने रोशनी में ध्यान से देखा। इसकी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन आम लोगों जैसा नहीं है। कुछ तो गड़बड़ है। ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए। पिछली बार जिसने छुपकर हमला किया था उसका कुछ पता चला क्या? अभी नहीं। मेरे ज्यादातर लोग देश से बाहर हैं। उन्हें वापस बुलाने में थोड़ा टाइम लगेगा। नहीं तो अब तक उस इंसान को ढूंढ निकाला होता। तो तुम ग्रुप में एक बार मैसेज क्यों नहीं डाल देती? वो लोग दिन भर खाली बैठे रहते हैं।
हैं, खासकर मुंह श्याओ श्याओ। उसने तो मेरे घर की हालत खराब कर रखी है। अच्छे दोस्त तो एक दूसरे की मदद करते ही हैं, पर तुम हमेशा मेरा ही खून क्यों चूसती हो? हाँ, दवा मैंने वहाँ रख दी है, कल उसे खिला देना। उसकी बॉडी थोड़ी अलग है, इतनी जल्दी कुछ नहीं होगा। ठीक है, रुको, क्या हुआ? मेरे सिर में फिर से दर्द हो रहा है। मानना पड़ेगा, तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। गु लिंगशी ने उसे एक गुस्से वाली नजर से देखा। इस बार क्या का दिखा? गु लिंगशी ने अपनी आंखें सिकाड़ी और याद करने की कोशिश की। एक फटे पुराने कपड़ों में लड़का, बहुत तेज बारिश, उसके हाथ में शायद कुछ था, कुछ और, बस इतना ही। मुझे नहीं पता वो कौन है, मुझे नहीं पता वो कौन सी जगह है, और ना ही ये पता है कि वहाँ क्या हुआ था। पहले के सारे टेस्ट तो नॉर्मल आए थे, तुम्हारी बॉडी बिल्कुल ठीक है और मेंटल हेल्थ में भी कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि तुम कुछ भूल गई हो? तुम्हारा मतलब है कि ये मेरा खुद का पास्ट है जो मैं भूल चुकी हूँ? नहीं, मैं नहीं भूल सकी लिंगशी। कोई भी अपनी लाइफ की हर एक छोटी बात याद नहीं रख सका। गुलिंगशी चुप रही। उसके दिल में पहली बार खुद को लेकर शक हुआ। क्या सच में ऐसा हुआ है कि अनजाने में मैं अपनी जिंदगी का एक हिस्सा भूल चुकी हूँ? अगली सुबह अंकल चेन बात करने आए। यंग मास्टर, मैडम ने मुझे आपको बताने के लिए कहा है कि आज शाम को आपको एक पार्टी में जाना है और उन्होंने खास तौर पर मुझे आपको शॉपिंग पर ले जाने के लिए कहा है। अंकल चेन ने देखा कि मैं कुछ सोच रहा हूँ तो उन्होंने मुझे दिलासा दिया। मैडम ने मुझसे ये भी कहने को कहा था कि वो आपसे नाराज नहीं है, लेकिन अगर आप हमेशा ऐसे ही उदास रहेंगे तो वो सच में नाराज हो जाएंगी। थैंक यू अंकल चेन। मैं असल में सूजी और झाओलुन की फिक्र कर रहा था। सुबह भले ही सूजी ने मैसेज करके कहा था कि वो ठीक है, पर फिर भी मेरा दिल नहीं मान रहा था। मुझे लग रहा था कि एक बार हॉस्पिटल जाकर उन दोनों को देख आना चाहिए। अगले ही पल मैं मॉल के दरवाजे पर अकेला खड़ा था। धीरे से मेरी घबराहट फिर बढ़ गई। वो अनजान जगह देखकर मैं थोड़ा असहज हो गया। जब मैं सोच ही रहा था कि यहाँ से चला जाऊँ या नहीं, तभी आवाज आई, यहाँ अकेले खड़े खड़े क्या कर रहे हो? मैं डर कर मुड़ा और अचानक मेरा पैर फिसल गया। मैंने बिना सोचे सीधे उसे गले लगा लिया। आसपास लोग आ जा रहे थे। मैंने जल्दी से उसे छोड़ा और माफी मांगी। आई एम सॉरी। अरे हमेशा माफी मत मांगा करो, मैं सुन सुनकर थक गई हूँ। उसने मुंह से तो ऐसा कहा, पर उसकी आंखों में साफ मुस्कान थी। उसने मेरे सादे कपड़ों को देखा और सीधे मेरा हाथ पकड़कर अंदर ले गई। चलो गु मैडम, क्या आप सच में मुझसे नाराज नहीं है? चेन, तुम मेरे सामने इतने बुद्धू क्यों बन जाते हो? वैसे तुम्हारा दिमाग तो बहुत तेज है, तभी तो इतने बड़े कॉलेज में एडमिशन हुआ। तारीफ के लिए शुक्रिया। फिर उसने मेरे चेहरे को थोड़ा छुआ। गुलिंगशी मुझे मॉल की सबसे ऊपरी मंजिल पर ले गई। यहाँ बहुत कम लोग थे। सच कहूँ तो मैं कभी शॉपिंग पर नहीं गया था। पहले स्कूल और फिर जू परिवार के घर में ही रहता था। अब यहाँ जो भी देख रहा था सब नया लग रहा था। ये पसंद है? गुलिंगशी ने मेरी नजरों का पीछा किया, जो आखिर में एक जोड़ी इयररिंग्स पर टिक गई थी। तुम्हारे कान तो छिदे हुए नहीं है। मैंने जल्दी से अपनी नजरें हटाई। मुझे कुछ नहीं चाहिए, उसने सेल्स गर्ल से कहा। मैंने जो घड़ी बुक की थी, जरा वो दिखाना। जी मैडम। सेल्स गर्ल ने मुस्कुराते हुए एक बॉक्स निकाला, उसे धीरे से खोला। अंदर एक बहुत ही शानदार मेंस वॉच थी। पसंद आई? ये घड़ी मैंने आज चेन से मिलने के दूसरे दिन ही ऑर्डर कर दी थी। सोचा था उसे पहली मुलाकात के गिफ्ट के तौर पर दूंगी। मैं ये नहीं ले सका। तुमने ये नहीं कहा कि पसंद नहीं आई, इसका मतलब तुम्हें पसंद है। ये मैंने खास तुम्हारे लिए बनवाई है, पर ये बहुत महंगी होगी। लगता है आज चेन को मेरी हैसियत का अंदाजा नहीं है। मेरे दिमाग में गू परिवार की बुढ़िया की वो बात घूमने लगी। गू मैडम, पैसे सही जगह खर्च करने चाहिए। इसे पैक कर दो, फिक्र मत करो, ये तो बस आम खर्च है। मेरा शक दूर करने के लिए गुलिंगशी मुझे एक और चक्कर लगवाने ले गई। इस बार उसने मुझसे पूछा तक नहीं। जहाँ भी मेरी नजर एक पल के लिए रुकती, वो उसे पैक करवा देती। मैंने देखा कि वो बिना पलक झपकाए कार्ड स्वाइप कर रही थी। मैंने अपना सिर नीचे कर लिया और यहाँ वहाँ देखना बंद कर दिया। जब हम डिजाइनर सूट्स वाले एरिया से गुजरे तो गुलिंगशी को एक सूट पसंद आया। मिस गू, ये सूट पहले से ही बुक हो चुका है। किसने किया है? ये जू परिवार के जू झेंगजी का है। वो इसे आज शाम की सगाई में पहनने वाले हैं। गुलिंगशी ने ये सुनकर एक शरारती मुस्कान दी और अपना फोन निकालकर किसी को मिलाया। दूसरी तरफ, क्या इस वक्त मुझसे कह रहे हो कि स्टॉक में नहीं है? जू झेंगजी को इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? समझ नहीं आता कि एक ही बाप के बच्चे होने के बाद भी चेन इतना साफ सुथरा और सीधा है और जू झेंगजी इतना बदतमीज क्यों है? गुस्सा मत हो, आज हमारी सगाई है। सगाई का सूट ही नहीं होगा तो मैं पहनूंगा क्या? वो डिजाइनर सूट मैंने कितनी मुश्किल से पसंद किया था और तब जाकर इतने पैसे एडवांस दिए थे। सोचा था आज सब देखते रह जाएंगे, पर सगाई शुरू होने में सिर्फ 2 घंटे बचे हैं और अब कह रहे हैं कि स्टॉक में नहीं है। अजीब बात है, इतने बड़े ब्रांड से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। चलो छोड़ो, वैसे भी बेइज्जती तो तुम्हारी ही होगी ना। उस वक्त कुछ और सूट्स भी तो ट्राई किए थे ना। मैं किसी से कहकर वो मंगवा दे रही हूँ। वैसे आजकल जू चेन कहाँ है? वो दिख नहीं रहा। क्या बात है? कुछ नहीं, उसे 2 दिन पहले किसी और जगह रहने के लिए भेज दिया गया है। क्यों? तुम्हें उसकी इतनी फिक्र क्यों है? तुम्हारी मुझसे सगाई होने वाली है, कहीं तुम्हारे दिल में अब भी कोई और लड़का तो नहीं है? ऐसा कैसे हो सका है? मेरे दिल में तो सिर्फ तुम हो। आखिर जू झेंगजी से शादी करके ही जू परिवार की जायदाद पर कब्जा किया जा सकता है। एक बार मेरी जू परिवार में शादी हो जाए तो आगे धीरे धीरे प्लान बनाने के बहुत मौके मिलेंगे। रात होते ही जू परिवार की सगाई का फंक्शन शुरू हो गया। जू झेंगजी बचपन से ही फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहा था, इसलिए उसकी सगाई पर पूरे इंटरनेट की नजर थी। मीडिया की भारी भीड़ जमा थी। मुझे लगा था कि गुलिंगशी ने जू झेंगजी का जो सूट छीना था वो मुझे पहनाने के लिए था, पर आज खरीदे गए कपड़ों में से कुछ भी काम नहीं आया। गुलिंगशी ने ड्रेसिंग रूम में मेरे लिए एक दूसरा सूट चुना। इतने महंगे कपड़े पहनकर मुझे लग रहा था कि मैं इनके लायक नहीं हूँ। चेन, सीधे खड़े रहो। मेरा आदमी ऐसे डर डर के नहीं रह सका। हमारे आते ही सबकी नजरें हम पर टिक गईं। ये कौन है? लोग तो पास में वो गू परिवार की तथाकथित 7वीं बेटी है ना। लड़का है वो, कोई जानता है इसे? क्या कोई एक्टर है? नहीं पता, शायद गुलिंगशी इसे विदेश से अपने साथ लाई है। जीजा जी, जरा इन बातों को सुनो। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे,
लाइव स्ट्रीम देखने वाले लोगों का ध्यान भी जू झेंगजी से हटकर हम दोनों पर आ गया था। जू परिवार ने जब इतनी मेहनत से ये फंक्शन रखा है तो इस मौके का फायदा उठाने में क्या बुराई है। साफ दिख रहा था कि इस लड़की के दिमाग में कोई खुराफात चल रही है। मैंने दिल ही दिल में जू परिवार के लिए प्रार्थना की, मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक लेकर आती हूँ। गू मैडम, क्या हम थोड़ा साइड में चल सकते हैं? मुझे इतने सारे लोगों का देखना अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ी बेचैनी हो रही है। तभी यान यी वहाँ आई। आचेन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसकी नजर मेरे पास खड़ी गुलिंगशी पर पड़ी। तुम इसके साथ क्यों घूम रहे हो? ऐसे लोगों से दूर रहा करो। कलाई पर बहुत तेज दर्द हुआ। यांग दीदी, पहले हाथ छोड़ो। गुलिंगशी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे पंगा लेने की? तुम हो कौन? इस बात पर आसपास के लोग धीरे धीरे हंसने लगे। यान यी को बहुत गुस्सा आया पर वो कुछ कर नहीं पाई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी लिंगशी पर हाथ उठाने की? इतनी बदतमीजी! मैडम, बातों बातों में मुंह झाओ। अन्ना और बाकी लोग वहाँ आ गए। ये क्या ड्रामा है? शहर की सारी बड़ी लड़कियाँ यहीं जमा थी। लोग भले ही गुलिंगशी को उसकी पैदाइश की वजह से कम समझते थे पर उसके आसपास जो लोग खड़े थे वो इस शहर के सबसे बड़े खानदानों के थे। आखिर इस गुलिंगशी का बैकग्राउंड क्या है? आचेन, मुझसे बस गलती से मुंह से निकल गया। तुम जरा मेरी तरफ से माफी मांग लो। अच्छा है कि मैंने पहले इस लड़के पर थोड़ा प्यार दिखाया था। मेरे बारे में इसकी सोच अच्छी है, ये पक्का मेरी मदद करेगा। मैंने धीरे से उसकी तरफ देखा। मेरे चेहरे का वो सीधापन गायब हो चुका था। गू मैडम मेरे साथ बहुत अच्छे से रहती हैं। तुमने सबके सामने उनकी बेइज्जती की। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मेरे आचेन को गुस्सा आ गया है। बेहतर होगा तुम घर जाओ और अपनी हरकतों पर सोचो। और इसी बीच ये लड़कियाँ कितनी खूबसूरत हैं, चाहे वो जो भी हो, बस चेहरा अच्छा होना चाहिए। लुक अच्छा हो तो सब सही लगता है। दुनिया में इतना खूबसूरत प्यार भी हो सकता है क्या? दोनों एक दूसरे के लिए स्टैंड ले रहे हैं, एक दूसरे को बचा रहे हैं। वैसे सॉरी, पर एक छोटा सा सवाल है, ये सगाई आखिर थी किसकी? लोगों ने तब जाकर लाइव स्ट्रीम का नोटिस देखा कि ये तो जू झेंगजी की सगाई थी। इस वक्त फंक्शन का हीरो बैक स्टेज था। वो अपने मैनेजर का फोन सुन रहा था। क्या ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर धमाका हो गया? जू झेंगजी ने खुशी खुशी चेक किया पर देखा कि ट्रेंड्स तो किसी और के ही नाम के हैं। भाई, बाहर कुछ लफड़ा हो गया है। जू झेंगजी चिढ़कर हॉल में आया तो उसने देखा कि यान यी को लोग पकड़कर बाहर ले जा रहे हैं। ओए, तुम लोग क्या कर रहे हो? सिक्योरिटी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जू परिवार के घर में आकर ऐसा तमाशा करने की? लाइव स्ट्रीम में ये सब देखकर उसका पूरा करियर ही दांव पर लग गया। जू झेंगजी ने देखा कि वो उन्हें रोक नहीं पा रहा है और जब उसने मुंह घुमाया तो उसका सामना गू लिंगशी की उन चमकती आंखों से हुआ। उसने जब उसके पास मुझे देखा तब उसे एहसास हुआ कि ये वही लड़का था जिसे वो फूटी आंख नहीं सुहाता था। जू साहब की आज सगाई है, इसलिए हम सहेलियां आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज लेकर आई हैं। बंद करो, इसे बंद करो। गू लिंगशी मुझे लेकर, जो कि बिल्कुल हैरान था, वहाँ से आराम से निकल गई। गाड़ी में बैठते ही मेरी खामोशी देखकर गू लिंगशी को अजीब लगा। क्या सोच रहे हो? अगर तुम कुछ नहीं बोलोगे तो मैं सच में नाराज हो जाऊंगी। झूठ मत बोलो। अगर तुमने अब भी मुझसे बात नहीं की तो मैं तुम्हें किस कर लूंगी। गू मैडम, थैंक यू। क्या मैं हमेशा आपके साथ रह सकता हूँ क्या? मैं थोड़ा लालची हो गया था, दोबारा पूछने की हिम्मत नहीं हुई। कहीं ये खूबसूरत सपना टूट ना जाए। कुछ नहीं, सच में बुद्धू हो। इस आचेन को देखो, सब तुम्हें कितना पसंद करते हैं, इसलिए थोड़ा कॉन्फिडेंस रखो। मेरे लिए तो गू मैडम की तारीफ ही काफी है। आचेन, तुम तो छा गए, सीधे सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हो। तुम कब तक पहुँच रहे हो? मैं बहुत बोर हो रहा हूँ। गुलिंगशी ने मेरा मन भांप लिया। उसने ड्राइवर से कहकर मुझे हॉस्पिटल भिजवा दिया। वार्ड में सूजी बेड पर लेटी हुई फोन चला रही थी। आचेन, तुम बड़े मतलबी हो, मुझसे मिलने अब आ रहे हो। प्यार के चक्कर में दोस्त को भूल गए। जरा तमीज से बात करो, ये मेरे होने वाले पति हैं। आचेन अभी कितना छोटा है, वो तुम्हारा पति कैसे बन गया? फ्यूचर हस्बैंड। आचेन, तुम यहाँ सूजी के पास रुको, हमें गू मैडम के साथ बाहर जाकर कुछ बात करनी है। ये क्या चक्कर है? तुम उसके पति कैसे बन गए? मेरा भाई गू परिवार की लड़की से शादी नहीं करना चाहता था तो जू परिवार ने मुझे बलि का बकरा बना दिया। मुझे ड्रिंक पिलाकर उस रात का सीन सेट कर दिया। आजी, तुम तैश में मत आओ। जू झेंगजी सच में गिरा हुआ इंसान है। सब जानते हैं कि गुलिंगशी गू परिवार की वो बेटी है जिसे कोई भाव नहीं देता। आचेन, तुम मेरी बात सुनो, तुरंत यहाँ से भाग जाओ। आजी, गू मैडम मेरे साथ बहुत अच्छी हैं। क्या तुम उन्हें पसंद करते हो? मैं उन्हें पसंद करता हूँ। मैं हमेशा उनके साथ रहना चाहता हूँ। जब सूजी के पेरेंट्स और गू लिंगशी वार्ड में वापस आए तो उन्होंने देखा कि हम दोनों मजे से बातें कर रहे हैं। गू लिंगशी ने मुझे इशारा किया, टाइम हो गया है, अब चलें। दोनों जाने ही वाले थे कि सूजी की माँ ने अचानक कुछ कहा। मिस गू लिंगशी रुकी और उनकी बात सुनने लगी। आचेन और सूजी बचपन के दोस्त हैं। हमने उसे अपनी आंखों के सामने बढ़ते देखा है। उसने पहले बहुत दुख झेले हैं, इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप उसका ख्याल रखेंगी। मैं रखूंगी। बेहतर होगा कि आप जो कह रही हैं वो करें, अगर आपने उसके साथ कुछ भी गलत किया। सूजी, तुम अपना मुंह बंद रखोगी। मैडम, ऑफिस आ गया है। गू लिंगशी गाड़ी से उतरी पर काफी देर तक मैं बाहर नहीं आया। उसने गाड़ी के अंदर देखा। मैंने खुद की तरफ इशारा किया। क्या मुझे भी नीचे आना है? जल्दी करो, मीटिंग के लिए देर हो रही है। मैं उसके पीछे बिल्डिंग के अंदर चला गया। इस वक्त कंपनी के ग्रुप चैट में मैसेज आ रहे थे। दोस्तों ध्यान दो, मैडम ऑफिस आई हैं और साथ में अपने मंगेतर को भी लाई हैं। बाप रे, पहले लगा था कि ये सब बस पब्लिसिटी स्टंट है, पर अब तो साफ दिख रहा है। लुक तो दोनों का ही जबरदस्त है। ये जोड़ी सच में परफेक्ट है। कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाजा खुला। मैडम, आखिर आप आ ही गयी। झू जुनई ने गू लिंगशी के साथ मुझे देखा तो वो कुछ देर देखता ही रह गया। गू लिंगशी ने उसकी तरफ एक नजर भी नहीं डाली। झू मैनेजर, शुरू करो। मैडम, हम जो बातें कर रहे हैं वो बिजनेस सीक्रेट्स हैं। आपका किसी बाहर के इंसान को साथ लाना ठीक नहीं है। मेरे पति मुझसे दूर नहीं रह पाते। झू मैनेजर को बुरा लगा हो तो माफी चाहती हूँ। मैडम, ये सही नहीं है। तो फिर बात ही क्यों करनी? बात पूरी हो चुकी है। मैडम, आपका क्या ख्याल है? इस इंसान को बाहर का रास्ता दिखाओ और उन्हें बोल देना कि अगर आगे काम करना है तो बंदा बदल कर आए। गू मैडम, मैं जल्द ही कॉलेज जाने वाला हूँ। बड़ी मुश्किल से आज चेन में थोड़ा कॉन्फिडेंस आया है। कॉलेज का वो नया माहौल, पता नहीं वो वहाँ ढल पाएगा या नहीं। मेरी सोच थोड़ी अलग थी। मैं
मैं कॉलेज चला जाऊंगा तो क्या गू मैडम के पास कोई और आ जाएगा? गू मैडम, अगर कॉलेज की फीस टाइम पे नहीं भरी गई तो मैं सच में नहीं जा पाऊंगा। बुद्धू, जब तक तुम मुझे अपना कार्ड नंबर नहीं दोगे मैं फीस कैसे भरूंगी? मुझे याद आया कि उस वक्त जू परिवार के लोगों ने मुझे कॉलेज जाने से रोकने के लिए मेरा एडमिशन लेटर छुपा दिया था और फीस वाला कार्ड भी उसी के अंदर था। गू मैडम, मेरा सामान जू परिवार के लोगों ने अपने पास रख लिया है। अच्छा, थोड़ी देर में मैं तुम्हारे साथ जू परिवार के घर चलूंगी और वो लेटर वापस ले आऊंगी। तुम यहाँ रुको, मैं जरा अपना काम खत्म कर लूं। यिंगमो, तुम्हें अंदाजा भी है बाहर लोग तुम्हारे बारे में क्या क्या कह रहे हैं? तुमने हमारे जू परिवार की नाक कटवा दी। झेंगजी तुम्हारा बेटा है। इस वक्त ये सोचने के बजाय कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है, उसे डांटने से क्या होगा? सर, यंग मास्टर चेन वापस आए हैं। जू किंगमिंग ने गुस्से में कहा। उसकी हिम्मत कैसे हुई वापस आने की? आज मैं उसे मजा चखाता हूँ। सर, उनके साथ एक मैडम भी आई है। सिर्फ 2 ही लोग तो हैं, तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? मैं घबराना नहीं चाहता, पर वो अपने साथ बहुत सारे गार्ड्स लाए हैं। गुलिंगशी मुझे लेकर घर के अंदर आई। आज चेन के कमरे का सारा सामान पैक करो और सब यहाँ से ले चलो। और मेरी माँ का वो लॉकेट कहाँ है? वो कोई खास कीमती चीज नहीं थी। 2 दिन पहले मेरी माँ ने उसे नीलाम कर दिया। जब मेरी माँ का देहांत हुआ तब मैं बहुत छोटा था, मुझे कुछ याद नहीं है। तो माँ ने सच में मेरे लिए कुछ छोड़ा था? इसका मतलब माँ इस दुनिया से पूरी तरह गायब नहीं हुई थी। तुम्हारी माँ ने कोई लॉकेट नहीं छोड़ा था, वो तो तुम्हारी यांग आंटी का था। हाँ, वो मेरा ही था। दोनों की घबराहट साफ दिख रही थी। इसका मतलब वो आदमी झूठ बोल रहा था। तुम क्या करना चाहते हो? मैं झूठ नहीं बोल रहा। मम्मी पापा बचाओ मुझे। आचेन, तुम जरा अपने भाई की तरफ से बात तो करो। वो जानती थी कि मैं दिल का साफ हूँ। चाहे जो हो जाए मैं उन्हें अपना परिवार ही समझूंगा और इस घर से न निकाला जाऊँ, इसके लिए कुछ भी करूंगा। कुछ भी? मेरी माँ का सिर्फ एक ही बेटा था, मेरा कोई भाई नहीं है और उस रात से मेरा कोई बाप भी नहीं है। मिस गू, प्लीज मेरे बेटे को छोड़ दीजिए। मैं सब सच सच बताने को तैयार हूँ। वो लॉकेट चू कियान ने ही छोड़ा था। इसके अलावा और भी बहुत सी अजीब चीजें पुराने घर में रखी हैं। हाँ, एक बॉक्स भी है जिस पर बहुत सारे रत्न लगे हैं। चू कियान ने कहा था कि ये चू चेन के लिए है और इसे कभी ना खोलने की हिदायत दी थी। तो वो सब मेरी सगी माँ ने मेरे लिए छोड़ा था। इसका मतलब मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती थी। अगर वो जिंदा होती तो मुझे भी जू झेंगजी की तरह बहुत लाड प्यार मिलता। पक्का। पर माँ की उन चीजों को इन लोगों ने छुप कर बेच दिया। आज चेन, गुलिंगशी की आवाज आई। गू मैडम, आज चेन, चलो घर चलें। पहले घर चलें। गू मैडम, मैं आपको थोड़ी और परेशानी दे रहा हूँ। प्लीज मेरी माँ की वो चीजें ढूंढ दीजिए। आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, जो चीज आज चेन के लिए इतनी जरूरी है, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, मैं उसे ढूंढ कर लाऊंगी। घर पहुँचकर, मिस बाई, ये इन्विटेशन कार्ड है। गुलिंगशी ने अंकल चेन के हाथ में वो मुड़ा तुड़ा कार्ड देखा। कल जब उसने सोचा कि इस चैरिटी पार्टी में कुछ ऐसे लोग आने वाले हैं जिनसे वो नहीं मिलना चाहती, तो उसने उसे मरोड़ कर डस्टबिन में फेंक दिया था। सोचा नहीं था कि आज फिर वो सामने आ जाएगा। अंकल चेन को भी इसे कचरे से निकालने में काफी मेहनत करनी पड़ी होगी। उसने बिना किसी भाव के कार्ड ले लिया और सिर हिलाया। तभी पास का दरवाजा खुला और मैं तैयार होकर बाहर आया। गुलिंगशी ने दिल खोलकर तारीफ की। बहुत हैंडसम लग रहे हो। चलो, इस वक्त कौन आ रहा है? पता नहीं, शायद कोई नया छोटा मोटा स्टार होगा। इतने बड़े फंक्शन में जो बिल्कुल एंड टाइम पर आते हैं, अंदर जाकर उन्हें पछताना ही पड़ता है। ओह माय गॉड, ये तो वही दोनों है ना जो 2 दिन पहले अपने लुक्स की वजह से इंटरनेट पर छा गए थे। लोग सोशल मीडिया पर इन्हें परफेक्ट कपल कह रहे हैं। आज चेन, तुम थोड़ी देर यहाँ बैठो। मैं पहली बार ऐसी किसी बड़ी पार्टी में आया था तो खुद को बहुत नॉर्मल दिखाने की कोशिश कर रहा था। साथ ही दिल में दुआ कर रहा था कि कोई मेरी तरफ ध्यान न दे। हाउ यू भाई? किसी ने आपके जैसी सेम ड्रेस पहनी है? ऐसा नहीं हो सकता, ये तो लिमिटेड एडिशन है। पूरे देश में सिर्फ एक ही पीस है। उसने एक ठंडी सांस ली। ओए, तुम नकली कपड़े पहनकर बाहर कैसे आ गए इतने बड़े फंक्शन में? मैं एक पल के लिए घबरा गया। इससे पहले कि मैं मुड़कर देखता, वो इंसान मेरे सामने आ चुका था। तुम्ही से कह रहा हूँ, सुना नहीं क्या? चू चेन, तुम? उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। चू चेन जैसी हैसियत का लड़का भी ऐसी बड़ी पार्टी में आ सका है क्या? क्या जू अंकल उसे अपने साथ लाए हैं? क्या काम है आपको? मैं ली हाओयू को जानता था। वो जू झेंगजी का पक्का दोस्त था, या यूं कहें कि उसका चमचा था। पहले जब भी जू झेंगजी मुझे परेशान करता था तो ज्यादातर यही काम करता था। मैं इससे बिल्कुल बात नहीं करना चाहता था। मैंने तो पहले ही सोचा था कि किसकी चॉइस इतनी खराब है तो वो तुम निकले। तुम्हारी माँ एक गांव की गंवार थी तो उस जैसी औरत का बेटा भी ऐसा ही बदतमीज होगा। वैसे भी तुम में तमीज कहाँ से होगी? तुम्हारी माँ तो बचपन में ही मर गई थी। मुझे पहले से पता था कि इसकी जबान बहुत गंदी है, पर आज इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के बारे में ऐसा बोलने की? सबके सामने किसी की माँ के बारे में ऐसी घटिया बातें करना, क्या इसे तमीज कहते हैं? क्या तुम्हें किसी ने ये सब नहीं सिखाया? मैं आप सबको बताता हूँ, ये वही चू चेन है जो घर पर अपनी सौतेली माँ और भाई को परेशान करता था। उसने आसपास के लोगों की कानाफूसी देखी और आज ये इस पार्टी में नकली कपड़े पहनकर आया है। ये नकली नहीं है। गू मैडम मुझे कभी नकली कपड़े नहीं पहनाएंगी। अभी भी नहीं मान रहे? तुम्हें पता भी है कि ये सूट पूरे देश में सिर्फ एक ही है, तो तुम्हारे पास ये कहाँ से आया? जब ये सिर्फ एक ही पीस है तो तुम्हें कैसे पता कि नकली इसने पहना है और तुमने जो पहना है वो असली है? ली हाओयू की आंखों में एक पल के लिए घबराहट दिखी। मैं नकली सामान क्यों खरीदूंगा? तो फिर तुम्हें लगता है कि मैं अपनी ही डिजाइन की हुई ड्रेस को नहीं पहचान पाऊंगी क्या? मैंने क्या कहा? ये स्पेशल लिमिटेड एडिशन सूट उसी ने डिजाइन किया था। आचेन, पार्टी लंबी चलेगी।
चलेगी, तुम पहले कुछ खा लो। मैंने उस औरत को देखा, मेरे दिल का गुस्सा अचानक एक मासूमियत में बदल गया। ली हाओयू ने तब जाकर उसे पहचाना, तुम गु लिंगशी हो? तो ये गु परिवार की वो 7वीं बेटी है जिसे कोई पसंद नहीं करता। अरे ऐसा मत कहो, आजकल उसकी जान पहचान बहुत ऊपर तक है। पर उससे क्या होगा? जब गु परिवार की बुढ़िया खुद सामने आएगी तो इसका कुछ नहीं चलेगा। मैंने ये बातें सुनी, मेरा हाथ गुस्से से भिंच गया, पर गु लिंगशी ने उसे थाम लिया। उसके चेहरे का सुकून इन फालतू बातों से जरा भी कम नहीं हुआ। तुमने अभी कहा कि ये सूट तुमने डिजाइन किया है, तुम्हें इंसानों की भाषा समझ नहीं आती क्या? ली हाओयू उसकी बात सुनकर सन्न रह गया। वाह भाई, एक नकली कपड़े पहनकर आया है और दूसरी उससे भी बड़ी है, खुद को डिजाइनर बता रही है। तुम्हारा ओवर कॉन्फिडेंस कुछ ज्यादा ही है। तभी पार्टी के होस्ट यांग झीनियन वहाँ आए। मिस गु, आप आ गई? मैंने सोचा था कि सामान लेकर तुरंत निकल जाऊंगी, पर आपसे मुलाकात हो ही गई। यांग साहब, ये मेरे मंगेतर हैं, चू चेन। यांग झीनियन के चेहरे की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई। मंगेतर? गु लिंगशी तो लड़कों से दूर रहती थी ना? नहीं, मैं ऐसे छोटे लड़के के सामने कैसे हार सका हूँ। मिस गु, लगता है आपको कोई परेशानी हो रही है। ये आदमी कौन है? मैंने तो इसे इनवाइट भी नहीं किया था। यांग साहब, कोई आपकी पार्टी में नकली कपड़े पहनकर आया है। मुझे तो शक है कि इसका इनविटेशन कार्ड भी नकली है। तो आपके हिसाब से नकली कपड़े पहनने वाले के साथ क्या होना चाहिए? उसे धक्का देकर बाहर निकाल देना चाहिए और आपकी किसी भी पार्टी में उसकी एंट्री हमेशा के लिए बैन कर देनी चाहिए। यांग झीनियन ने सिर हिलाया। मुझे भी ऐसा ही लगता है। सिक्योरिटी, इस जेंटलमैन को बाहर का रास्ता दिखाओ। तुम लोग क्या कर रहे हो? इसे ले जाने को कहा है, मुझे नहीं। उसने मदद के लिए देखा। यांग साहब, इस ड्रेस के असली डिजाइनर के सामने ही ये बंदा असली बनने की कोशिश कर रहा था। ली हाओयू पागल हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है? इसका डिजाइनर तो कोई इंटरनेशनल मास्टर है ना? वो गु परिवार की ये आम सी लड़की गु लिंगशी कैसे हो सकती है? तारीफ के लिए थैंक यू। मास्टर तो नहीं, बस मेरा एक छोटा सा शौक है। इम्पॉसिबल! ये सूट तो मैंने 10 लाख से ज्यादा पैसे देकर खरीदा है। ये नकली कैसे हो सकता है? आसपास के लोग हंसने लगे। क्या सिर्फ 10 लाख में ये सूट खरीदना चाहता था? मैं तो सच में इसकी बातों में आ गया था। सोचा नहीं था कि खुद चोर होकर दूसरों पर उंगली उठा रहा था। और नकली तो नकली ही होता है। देखो असली सूट पहनने वाले पर कितना जच रहा है। मैंने यांग झीनियन को देखा, मुझे थोड़ा अजीब लगा। गु मैडम और ये आदमी काफी क्लोज लग रहे थे। सच में गु मैडम के आसपास हमेशा कमाल के मर्द रहते हैं। क्या सोच रहे हो? भीड़ हटने के बाद मैं गु लिंगशी के पास बैठा। गु मैडम तो सच में बहुत कमाल की हैं। क्या आचेन मुझसे नाराज है कि मैंने उसे पहले नहीं बताया, या फिर वो जेलस हो रहा है? ये सोचकर गु लिंगशी का मूड अच्छा हो गया। आचेन, तुम्हारे सारे सूट्स मैंने खुद डिजाइन किए हैं, पसंद आए? सारे के सारे। यांग झीनियन इस पार्टी के बहाने गु लिंगशी के साथ थोड़ा नजदीकी बढ़ाना चाहता था, पर पलक झपकते ही वो गायब हो गई। जब उसने उसे ढूंढा तो सामने ऐसा नजारा था। जो लड़की हमेशा बर्फ जैसी ठंडी रहती थी, वो आज किसी के सामने मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखों में सिर्फ प्यार था। यांग झीनियन का दिल बैठ गया और वो जल भुन गया। उसने अपने असिस्टेंट के कान में कुछ कहा। ऑक्शन शुरू हो गया। अब जो लॉकेट आपके सामने है वो जू परिवार के यंग मास्टर जू झेंगजी ने दिया है। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, कारीगरी भी शानदार है। ये हमेशा उनके पास ही रहता था। शुरुआती कीमत 50 लाख। 1 करोड़! सबने झटके से मुड़कर देखा। देखते हैं कौन है वो बेवकूफ। हॉल में सन्नाटा छा गया। 1 करोड़ एक बार, 1 करोड़ 2 बार, 3। जैसे ही हैमर गिरने वाला था, 1 करोड़ 1 रुपए। उसने मुड़कर बड़े टशन में गु लिंगशी को देखा, पर देखा कि गु लिंगशी ने उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया। 5 करोड़! गु लिंगशी ने दोबारा बोर्ड उठाया। मेरे हाथों में पसीना आ गया था। 5 करोड़! ये सब खत्म होने के बाद मुझे ये पैसे गु मैडम को लौटाने होंगे, पर क्या मैं कभी चुका पाऊंगा? यांग झीनियन के चेहरे का रंग उड़ गया। पार्टी खत्म हुई। गु मैडम, आप पहले चलिए। यांग साहब, लगता है आजकल आप काफी फ्री हैं। मैं फ्री नहीं हूँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या इत्तेफाक है? मुझे भी आपसे कुछ कहना है। तो फिर कहीं और चलकर बात करते हैं। यांग साहब, अब मैं एक मंगेतर वाली लड़की हूँ। अगर आपकी हरकतों से उसे बुरा लगा तो मैं पहले जैसी सीधी नहीं रहूंगी। सालों पहले मैंने गु लिंगशी को फंसाने के लिए क्या क्या नहीं किया था। भले ही घर वालों ने मामला दबा दिया, पर मैं आज भी हार मानने को तैयार नहीं हूँ। लिंगशी, वो मेरी पुरानी गलती थी, मुझे एक और मौका दे दो प्लीज। अचानक उसके शरीर में कमजोरी सी महसूस होने लगी। उसे याद आया कि पार्टी शुरू होने से पहले उसने जो शैंपेन पी थी, पक्का यांग झीनियन ने उसमें कुछ मिलाया था। वो अपनी हालत संभालते हुए तेजी से वहाँ से निकली और एक कोने में दीवार के सहारे टिकर मेरा इंतजार करने लगी। पर काफी देर तक मैं बाहर नहीं आया। उसे लगा कि कहीं यांग के लोगों ने मुझे तो नहीं रोक लिया। वो मुझे ढूंढने वापस जाने ही वाली थी कि तभी मैं बहुत उदास सा हॉल के दरवाजे से बाहर आया। मैं जब लॉकेट लेकर बाहर आया तो गलियारा बिल्कुल खाली था। इतनी देर क्यों कर दी? मेरी उदासी अब एक शिकायत में बदल चुकी थी। मुझे लगा कि गु मैडम यांग साहब के साथ चली गई और मुझे यहीं छोड़ दिया। वो कहाँ गए होंगे? क्या कर रहे होंगे? इतनी देर क्यों लगी? मैं ज्यादा सोचना नहीं चाहता था। उन्होंने कहा कि सामान यहाँ नहीं है, कहीं और से लाना होगा। फिर कहने लगे कि मिल नहीं रहा, थोड़ा इंतजार करो। गु मैडम, आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? आचेन, मुझे घर ले चलो। मैंने तुरंत उसे गोद में उठाया और पार्किंग की तरफ भागा। विला के सामने गाड़ी रुकते ही मैं उसे लेकर लिविंग रूम में आया। वो अपनी बेचैनी कम करने के लिए गर्म पानी से नहाने चली गई। अंकल चेन, गु मैडम को क्या हुआ है? अंकल चेन ने मुस्कुराते हुए मेरे कान में कुछ समझाया। मुझे तुरंत सब समझ आ गया। मैं बेडरूम में गया और दरवाजा खटखटाया। गु मैडम, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? इस दिन के बाद गु लिंगशी को लगा कि मेरी हिम्मत थोड़ी बढ़ गई है। गु मैडम, मैं हॉस्पिटल जाकर सूजी को देखना चाहता हूँ, क्या मैं जा सकता हूँ? ठीक है, मैं अंकल चेन से कहती हूँ, वो तुम्हें छोड़
फोड़ देंगे। मुझे थोड़ा काम है। बदमाश लड़का बस बाहर भागने के बहाने ढूंढता है, जल्दी घर आना। हॉस्पिटल में मैं अभी सूजी के वार्ड तक पहुंचा भी नहीं था कि अंदर से हंसने खेलने की आवाजें आने लगी। शोडाउन। चेन, तुम आखिर आ ही गए। लुन भाई नमस्ते। नमस्ते लुन भाई, थैंक यू उस दिन हमारी मदद करने के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं, आओ साथ में 3 पत्ती खेलते हैं। मैं बस पहली बार गेम के रूल्स समझ रहा था और उसके बाद के सारे राउंड्स मैं ही जीता। ये तो बहुत आसान है। आप लोगों के हाथ के कार्ड्स तो बस कैलकुलेट करके पता चल जाते हैं। ये तो कोडिंग से भी आसान है, मानना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी के इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट के नए स्टूडेंट का दिमाग सच में कंप्यूटर जैसा है। गेम में जैसे कोई हैक लगा रखा हो। चेन का दिमाग तो गॉड गिफ्टेड है। उन दोनों के साथ थोड़ी देर बातें की, पर दिल में दबी वो 2 परेशानियां फिर से सामने आ गईं। मेरा कॉलेज का एडमिशन लेटर और फीस वाला बैंक कार्ड अब तक वापस नहीं मिला था और वो लकड़ी का बॉक्स भी गायब था। वही तो मेरी स्वर्गीय माँ की आखिरी निशानी थी। सूजी और झाओ लुन से बाय करके मैं बाहर खड़ी अंकल चेन की गाड़ी में बैठा और चुपचाप विला वापस आ गया। गुलिंगशी आराम से सोफे पर बैठकर मेरा इंतजार कर रही थी। चेन आ गया, यहाँ आकर बैठो। गु मैडम, मेरा एडमिशन लेटर और फीस वाला कार्ड पिछली बार वापस नहीं मिल पाया था और मैं अपनी माँ की वो आखिरी निशानी भी वापस पाना चाहता हूँ। बुद्धू, मुझे पता है, आगे से जो भी बात हो मुझे सीधे बताया करो। अकेले सब कुछ मत सहा करो। एडमिशन लेटर के लिए मैंने किन शुआंग को जू परिवार के घर भेजा है। कल सुबह तक वो तुम्हारे हाथ में होगा। रही बात तुम्हारी माँ की निशानी की, तो मेरे लोगों ने उस कलेक्टर से बात कर ली है। बहुत जल्द सही सलामत तुम्हारे पास होगी। गु मैडम, जब मेरा कॉलेज शुरू हो जाएगा और मैं प्रोजेक्ट्स करने लगूंगा तो चाहे जितने भी पैसे हो मैं एक एक पाई आपको लौटा दूंगा। हम दोनों के बीच हिसाब किताब की कोई जरूरत नहीं है। तुम मेरे दिल में रहते हो। तुम्हारी हर परेशानी मेरी परेशानी है। अभी अंकल चेन मुझे बता रहे थे कि तुम्हारा लॉजिकल माइंड बहुत तेज है। इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में तुम सच में कमाल करोगे। मैंने अपने दिल की बेचैनी उसे बताई। कोई बात नहीं, मैंग जिया इस पर रिसर्च कर रही है। तभी मैंग जिया का फोन आया। लिंगशी, मैंने और मेरे मेंटर ने चेन की रिपोर्ट्स देखी हैं। आखिरकार हमें वजह समझ आ गई। चेन का दिल वैसे तो बहुत मजबूत है, पर बचपन में जू परिवार में उसने बहुत दुख झेले हैं। उसे ढंग से खाना तक नहीं मिलता था और उसकी दादी हमेशा उसे नीचा दिखाती रहती थी। वो पुराना तनाव धीरे धीरे जमा होता गया और उसकी वजह से दिल पर प्रेशर बनने लगा। इसी वजह से वो बार बार बेहोश हो जाता था। असली दिक्कत पुरानी चोट की नहीं बल्कि इन सालों के मेंटल टॉर्चर की है। तो वो बार बार होने वाला सिरदर्द और वो दम घुटने जैसी थकान कोई कमजोरी नहीं थी, बल्कि जू परिवार के लोगों ने सालों तक जो मेरे साथ किया ये उसका असर था। उसने धीरे धीरे मेरी बॉडी को खराब कर दिया। पर अब से मैं तुम्हारे साथ हूँ। आगे से तुम्हें कभी कोई दुख अकेले नहीं झेलना पड़ेगा। मैं मैंग जिया से कहकर उसके लिए एक अच्छी सी दवा बनवा दूंगी। हम धीरे धीरे सब ठीक कर लेंगे। चेन, सब ठीक हो जाएगा। तभी किन शुआंग अंदर आया। मैडम, गु परिवार की बुढ़िया छुकर कंपनी के एसेट्स ट्रांसफर कर रही है और बाहर के लोगों के साथ मिलकर परिवार को नुकसान पहुंचा रही है। सारे सबूत तैयार हैं। पहले हमने रिश्ते का लिहाज करके उसे छोड़ दिया था, पर उसने चेन को परेशान किया, तो अब किसी लिहाज की जरूरत नहीं है। 3 दिन बाद गु परिवार की शेयर होल्डर्स मीटिंग हुई। गुलिंगशी अपने साथ सारे सबूत लेकर पहुंची और सबके सामने बुढ़िया के सालों के घपलों का कच्चा चिट्ठा खोल दिया। वहाँ मौजूद शेयर होल्डर्स ने नफा नुकसान देखा और सबने मिलकर बुढ़िया के सारे राइट्स छीन लिए। उसकी सारी दुकानें, शेयर्स और प्रॉपर्टीज वापस ले ली। बुढ़िया ने अपनी आधी जिंदगी चालें चलने और गु परिवार पर कब्जा करने में लगा दी, पर आखिरी में उसके हाथ कुछ नहीं आया और उसे शहर के एक कोने में छोटे से मकान में अकेले रहना पड़ा। कुछ ही दिनों में किन शुआंग मेरा एडमिशन लेटर और वो खोया हुआ बैंक कार्ड लेकर विला आ गया। मैंने धीरे से उस कागज को छुआ। चेन, जिस दिन कॉलेज शुरू होगा मैं खुद तुम्हें छोड़ने जाऊंगी और कॉलेज के पास ही तुम्हारे लिए एक अच्छा सा फ्लैट ले दूंगी ताकि तुम आराम से अपनी लैब और कोडिंग के प्रोजेक्ट्स कर सको और खाली टाइम में अपना मनपसंद काम कर सको। थोड़ी देर बाद किन शुआंग फिर आया और बताया कि जू झेंगजी के स्कैंडल्स पूरे इंटरनेट पर लीक हो गए हैं। उसका सालों का चाइल्ड स्टार का इमेज पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। सारे ब्रांड्स और फिल्मों के कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल हो गए हैं। सोशल मीडिया पर हर तरफ उसे गालियां पड़ रही हैं। वो एक रात में सड़क पर आ गया। जू अंकल ने जो चोरी छिपया चेन की माँ की चीजें बेची थी और सालों तक जो उस पे अत्याचार किया था उसके सबूत भी सामने आ गए। बिजनेस पार्टनर्स ने जू परिवार की कंपनी से सारे कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिए। कंपनी के पास पैसे ही नहीं बचे। सिर्फ आधे महीने में कंपनी दिवालिया हो गई। उस बड़े विला से निकलकर उन्हें एक छोटे और पुराने मकान में जाना पड़ा और जो लोग पहले चेन को ताने मारते थे उन्हें अब छोटी मोटी नौकरियां ढूंढनी पड़ रही हैं। चैरिटी पार्टी में मेरी बेइज्जती करने वाले और नकली कपड़े पहनकर चौड़ में घूमने वाले ली हाओयू की पोल सबके सामने खुल गई और वो पूरे हाई सोसाइटी सर्कल में मजाक बन गया। जो लोग मुझे और गुलिंगशी को अलग करना चाहते थे उनका प्लान फेल हो गया। मेरे दिल से सालों का वो बोझ पूरी तरह हट गया था। दूरी कॉलेज शुरू होने में अभी कुछ टाइम था। गुलिंगशी रोज मेरे साथ रहती और मेरी हेल्थ का ख्याल रखती। सुबह वो खुद मेरे लिए गर्म काढ़ा लेकर आती और पास बैठकर देखती कि मैं उसे पूरा पी रहा हूँ या नहीं। फिर मुंह का स्वाद बदलने के लिए मीठा देती। शाम को वो मेरा हाथ पकड़कर अपने खुद के डिजाइन किए हुए गार्डन में मुझे टहलाने ले जाती। चेन, तुम्हें हमेशा पीछे हटने की या दूसरों को खुश करने की जरूरत नहीं है। उसने धीरे धीरे मेरे अंदर के उस डर और हीन भावना को खत्म कर दिया और मुझे खुद पर भरोसा करना सिखाया। दिन में मैं स्टडी रूम में बैठकर कोडिंग करता और गुलिंगशी सामने बैठकर अपने ड्रेसेस के डिजाइन बनाती। कभी कभी जब हमारी आंखें मिलती तो बिना कुछ कहे ही दिल में एक अजीब सा सुकून आ जाता। 1 महीने बाद वो
कलेक्टर माए का वो रत्नों वाला बॉक्स लेकर विला आ गया। जैसे ही उसे खोला, अंदर माए के जवानी के दिनों की एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो थी। उस वक्त तुम्हारे साथ न रह पाना मेरी सबसे बड़ी भूल थी। मेरी दुआ है कि मेरा आचेन हमेशा खुश रहे। मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने उस खत को चूमा। आंटी की इस इच्छा को मैं पूरा करूंगी। अब से आगे की जिंदगी में मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। कुछ महीनों की लगातार दवाइयों से मेरी बॉडी का वो सालों का तनाव पूरी तरह खत्म हो गया। मेरी एनर्जी रोज बेहतर होती जा रही थी। कॉलेज के पहले दिन मुझे पता था कि मेरे पास कोई ऐसा है जो मुझसे बिना शर्त प्यार करता है और मैं इस दुनिया की हर खुशी के लायक हूँ। में मैं हर एक चीज को अच्छे से समझता। क्लास के बाद लैब में कोडिंग सीखता। अपनी तेज लॉजिकल थिंकिंग की वजह से मेरा सिलेक्शन कॉलेज के एक बड़े रिसर्च प्रोजेक्ट में हो गया। फ्री टाइम में मैं घर आकर गु लिंगशी के ऑफिस के कामों में मदद करता। कभी कभी अपनी नॉलेज से उसकी कंपनी के सॉफ्टवेयर या स्मार्ट सिस्टम्स की प्रॉब्लम्स चुटकियों में सॉल्व कर देता और धीरे धीरे उसका सबसे भरोसेमंद पार्टनर बन गया। देखते ही देखते 6 महीने गुजर गए। मेरे बनाए एक ऐप को नेशनल लेवल के कॉलेज कॉम्पिटिशन में गोल्ड मेडल मिला। आचेन, तुमसे मिलना मेरी जिंदगी की सबसे अच्छी बात है। पिछले 10-12 सालों के वो सारे दुख, दर्द और तकलीफें इस एक पल में हमेशा के लिए खत्म हो गए। पहले मैं बिल्कुल अकेला था। लोग जब चाहते मुझे दबा देते थे। मैं हमेशा खुद को कम समझता था और सोचता था कि मेरी जिंदगी बस ऐसे ही गुजरेगी। पर जब से गु लिंगशी मिली, उसने मुझे मेरा हक दिलाया। मेरी माँ की आखिरी निशानियाँ ढूंढ कर दी। मुझे खुद से प्यार करना सिखाया और एक बेहतर फ्यूचर की तरफ ले गई। गु परिवार में अब पूरी तरह शांति थी। बुढ़िया शहर के बाहर अकेले अपने दिन काट रही थी। अब वो कुछ नहीं कर सकती थी। जू परिवार पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। उनकी इतनी हैसियत भी नहीं थी कि वो हमारे आसपास भी आ सके। हमारे सच्चे दोस्त हमेशा हमारे साथ है और जिन लोगों ने बुरा किया था उन्हें उनके कर्मों का फल मिल गया था। कॉलेज खत्म होने के बाद न्यू ईयर ईव पर गार्डन में तारों की छांव थी। गु लिंगशी, चलो शादी कर लेते हैं। उसने बिना एक पल सोचे तुरंत हाँ कह दिया। फूलों से सजे शादी के मंडप में मैंने अपनी जेब में माँ के उस लॉकेट को हाथ में पकड़ा और रेड कारपेट के एंड पर खड़ा हो गया। आचेन, पहले तुमने बहुत दुख झेले हैं पर अब से मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैंने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। पहले मैंने कभी खुशियों के बारे में सोचा भी नहीं था पर तुम मेरी जिंदगी में उजाला बनकर आई। मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। अब हमारी एक नई लाइफ शुरू होने वाली है। हम हमेशा ऐसे ही खुश रहेंगे और हमारे आने वाले सारे साल बहुत खूबसूरत होंगे। पुराने सारे दुख और तकलीफें हमेशा के लिए खत्म हो गईं और अब सिर्फ हम दोनों की ये खूबसूरत और खुशहाल जिंदगी बची थी। शादी के बाद मैं आगे की पढ़ाई के साथ साथ अपना एक स्टार्टअप भी चला रहा हूँ। गु लिंगशी मेरे हर सपने में मेरा साथ दे रही है। हम दोनों एक दूसरे के सहारे आगे बढ़ रहे हैं। फ्री टाइम में हम दोनों गार्डन में पौधों की देखभाल करते हैं, चेयर्स पर बैठकर मस्ती करते हैं और अपनी आने वाली पूरी जिंदगी के प्लान्स बनाते हैं। जो लड़का कभी अंधेरे में अकेला था, जिसे कोई नहीं पूछता था, आज उसे उसकी प्यारी सी बीवी अपनी हथेलियों पर संभाल कर रखती है। पुराने सारे गिले शिकवे, जो भी शिकायतें थीं, सब हमेशा के लिए खत्म हो गईं। बुरे लोगों के साथ बुरा हुआ और अच्छे लोग हमेशा के लिए साथ आ गए। हम दोनों हमेशा एक दूसरे का साथ निभाएंगे। रोज की जिंदगी में सुकून रहेगा। आगे का रास्ता हमेशा खूबसूरत रहेगा और हमारी जिंदगी खुशियों से भरी रहेगी।